हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए हम लेकर आ गए हैं वापस से मैथमेटिक्स का एमएसएम फॉर क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स, है ना। आज का हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, ये इजीएस्ट चैप्टर में लास्ट वाला चैप्टर है आपका। ठीक है, आज के इस चैप्टर के बाद आपका इजी वाला सारा पोर्शन हो जाएगा खत्म। ठीक है, आपके 38 मार्क्स हो गए सिक्योर्ड। साउंड आ रहा है? ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा नहीं है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चैप्टर वाइज मार्क्स का वेटेज लिखा हुआ है, विच इज एनालाइज्ड, है ना। हमने एनालिसिस करके लिखा है यहाँ पर कि इस चैप्टर से इतने मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इस चैप्टर से इतने, बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका एकदम फिक्स है कि उससे इतने ही मार्क्स आएंगे, लेकिन बाकी सबका +-2 के रेंज में हो सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली दो ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, nth टर्म और Sn, है ना। लेकिन हम क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं तो सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कि क्या नोटेशंस होते हैं और क्या क्या नए नए टर्मिनोलॉजीज आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, वो देखेंगे। ठीक है, फिर टाइप्स टाइप्स तो मैं आपको यहीं ही, चलिए ठीक है, बता दूंगा टाइप्स। देन वही दो फॉर्मूले, nth और ये दूसरा Sn। ठीक है, फिर ये जो जनरल 3 और 4 टर्म्स है ये भी मैं आपको बीच में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो वर्ड से मिलके बना है ये, है ना। दो वर्ड से मिलके बना है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना। अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का बेसिकली मतलब क्या है? वही जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यही जस्ट 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, यही हम पढ़ रहे हैं, है ना। इन्हीं की बात कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर वर्ड है वो है प्रोग्रेशन, जो आपके लिए नया है। ठीक है, तो समझते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो दो और वर्ड्स में मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं सॉरी, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्योंकि अब आप 10th में हैं, आप जैसे ही 11th में जाएंगे और जो बच्चे मैथ्स लेंगे वो ये चीज वापस से इस चैप्टर के नाम पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज के नाम पे पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है तो आप सबको पता है, जब भी आपको एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, है ना। मतलब कि यही आप देख लीजिए, हम यहीं पे आपको ये दिखा देते हैं, ये हमारा सीक्वेंस है ना। बुक में इस सीक्वेंस में तो नहीं था, ये हमने अपने लिए बनाया कि हम पहले रियल नंबर्स करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी, है ना। ये हमने अपने एक हिसाब से एक ऑर्डर बना दिया, कोई भी एक अरेंजमेंट। ठीक है, इस अरेंजमेंट में कोई भी पैटर्न नहीं है ना। हमने ये नहीं बोला कि पहले फर्स्ट फिर पीछे से एक, फिर इधर, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बताया हमने बोला बस हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये ऐसा ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक ये हुआ एक सीक्वेंस। कोई भी एक ऑर्डर आप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन उसी सीक्वेंस में अगर पैटर्न आ जाए, उसी सीक्वेंस में कोई पैटर्न आ जाए, है ना, और एक सेम टाइप का पैटर्न चलने लगे, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। तब वो सीक्वेंस क्या बन जाता है, प्रोग्रेशन बन जाता है। ठीक है, ओके। और फिर अगर वो पैटर्न एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हो, अगर वो पैटर्न एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हो, तो वही क्या बन जाता है, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वही क्या बन जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए सबसे पहले सीक्वेंस, अभी हमने दिखाया, पहले रियल नंबर कर लिया, मतलब चैप्टर 1, फिर चैप्टर 6, है ना, फिर सीधा नीचे चले गए चैप्टर 13, है ना, फिर 14, तो रैंडमली ऐसा चला। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आप एक पैटर्न बना दीजिए, आपने सबसे पहले चैप्टर 1 किया, फिर चैप्टर 3 किया, फिर चैप्टर 5 किया, क्या दिख रहा है आपको इसमें, क्या पैटर्न दिख रहा है कि हम एक एक चैप्टर छोड़ छोड़ के कर रहे हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, फर्स्ट किया तो अगला कौन सा नंबर आया, +2 आया, है ना, 1 + 2 3, फिर 3 + 2 5, अगला क्या होगा, 5 + 2 7। ऐसा ही सिंपली पैटर्न सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है ना। आपने 7 किया, -2 5, -2 1, है ना। तो कैसा पैटर्न, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, यही क्या कहलाता है, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्लियर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन सीरीज। सीरीज का मतलब यह है कि जब भी आपके जितने भी चीजें आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रही है, अगर आपने उन सबको जोड़ दिया, उनको सम करके लिख दिया, तो वही क्या कहलाता है, एक सीरीज कहलाता है। ठीक है, इस पे ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप बस इतना जानिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीरीज जिसमें एक पैटर्न आ जाए। पैटर्न कैसा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो अब जानते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, कि इनमें होते क्या क्या है। तो जो भी नंबर्स आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिखेंगे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं टर्म्स, उन्हें कहते हैं टर्म्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एक एक करके सारे टर्म्स हैं, तो उनमें से सबसे पहले जो लिखा है उसको एक नाम देना पड़ेगा, है ना, जो आखिरी में है उसको एक नाम देना पड़ेगा, जो बीच में गैप है उनको भी कुछ कुछ नाम देना पड़ेगा।
तो इसी तरह से जो सबसे पहला टर्म होता है उसे कहा जाता है फर्स्ट टर्म। इसे डिनोट करने के कुछ कुछ तरीके हैं, वो है स्मॉल ए या फिर A1 या फिर वही कैपिटल A1, है ना। इन लेटर से आप फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हो। वैसे ही आ जाएगा क्या, एक लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म को कैसे डिनोट किया जाता है, L से डिनोट किया जाता है। लास्ट टर्म को L से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने बोला एक स्पेसिफिक और सेम पैटर्न फॉलो होता है, तो अगर हम सेम एडिशन या सेम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसी को बताने के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल डी, या फिर अगर एक ही जगह पे कोई दो एपी आप पढ़ने वाले हैं तो स्मॉल डी कैपिटल डी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे एक जनरल आपको टर्म्स लिख के दिखाते हैं। मान लीजिए दिस इज फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, ये हो गया nth टर्म, है ना। nth नंबर पे जो भी टर्म एग्जिस्ट कर रहा है उसको बोल दिया गया nth टर्म, ठीक है। क्लियर है ना। अब जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था कि हम टाइप्स ऑफ एपीबी पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसमें ही आपको अभी बता देता हूं कि ये बेसिकली दो चीजों के बारे में बस बात करता है कि या तो आपके एपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो खत्म ही नहीं हो रहे, या फिर आपके एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एपी दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। अगर आप फाइनाइट एपी की बात कर रहे हैं तो an और l सेम हो जाते हैं, है ना। जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म भी होगा, ठीक है। जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म होगा। लेकिन जब आप इनफाइनाइट टर्म्स की बात करते हैं तो वहां पर l एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन बनने वाला है लास्ट टर्म, क्योंकि वो तो इनफाइनाइटली आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसे लिखा जाता है। ये लिखा जाता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं, इसे आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी बोल सकते हो, इसे आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी बोल सकते हो। मतलब कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, है ना, जिसमें से सक्सीडिंग टर्म पहले आएगा देन माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। क्लियर। इसी को जनरलाइज करना हो तो an माइनस an माइनस 1, ठीक है। क्लियर। यही हो गया क्या आपका कॉमन डिफरेंस। यहां से यह पता चलता है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड इवन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डी क्या क्या हो सकता है, डी हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, याद रखिएगा। ओके, क्यों जीरो हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला एक एपी है 2,2,2,2,2,2 यही चल रहा है, ठीक है। तो क्या चलेगा, ये भी चलेगा हमको, ये भी एक एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि अभी भी आपको एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न, कि दोनों का डिफरेंस जीरो है ना, हर दो टर्म का डिफरेंस जीरो है, ठीक है। तो इसीलिए डी जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगर अगले सवाल पे आएंगे हम, अगले टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एपी को चेक करना है, आपको कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको बोले कि ये एपी है या नहीं, ये चेक करके बताओ, तो कुछ नहीं करना होता, ये डी के जरिए ही हम निकालते हैं। हम क्या बोलेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर यही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के बराबर आ रहा है मतलब ये एपी है, क्योंकि यही चीज क्या कहलाती है, डी कहलाती है ना। तो डी दोनों में सेम होना चाहिए। अगर डी दोनों में सेम है इसका मतलब द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। चलो तो अब जो दो फॉर्मूले हैं हमारे, हम उनको देख लेते हैं सीधा, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a विच इज द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, किसी भी एक एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। ओके, यही क्या हो गया आपका nth टर्म का फॉर्मूला, ये हो गया आपका nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे देखिए, अब अगर n के जगह मैं 1 लिख दूं, n के जगह 1 लिख दूं तो क्या मिलेगा, n के जगह 1 लिख दूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो इंटू डी स्टिल जीरो। इसीलिए देखिए a1 a के बराबर आ गया। यही चीज हमने यहां लिखी थी कि फर्स्ट टर्म को a और a1 कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्लियर। चलिए वैसे ही a2 देखिए क्या होगा, तो a2 क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 1 1 इंटू डी डी। वैसे ही a3 क्या होगा, a प्लस 2d, a4 क्या होगा, a प्लस 3d एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन,
ठीक है, क्लियर। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अब आगे जाके कहीं पे आपको ऐसा बोल दे 17th टर्म, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, ओके a प्लस 16d की बात हो रही है ना, a प्लस 16d की बात हो रही है। कहीं बोल दे 21st टर्म, तो a प्लस 20d की बात हो रही है। क्लियर क्लियर, चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहीं पे मैं आपको वो जनरल, 3 जनरल एंड 4 जनरल टर्म्स की जो बात यहां पर लिखी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। ठीक है, हम एक साथ सारा थ्योरी कवर करना चाहते हैं ताकि उसके बाद हम डायरेक्टली सवाल करेंगे, है ना, फिर बीच बीच में थ्योरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको बोला गया कि कोई एक एपी है, ठीक है, या आप एक एपी बनाइए जिसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तीनों का सम इतना है, तीनों का प्रोडक्ट इतना है, ऐसा टाइप का कोई एक सवाल आ गया। तो जब आपको खुद से कोई 3 टर्म सोचने होते हैं जो एपी में हो, तो जो सबसे इजी तरीका होता है वो 3 टर्म सोचने का, ठीक है, वो होता है a माइनस डी, देन a एंड a प्लस डी, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ठीक है, ये याद रखिए, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में ये आगे आएगा। ठीक है, इसीलिए 3 टर्म्स के केस में ये आपको याद रखना है, अभी भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, 4 टर्म्स के केस में, 4 टर्म्स के केस में वो 4 टर्म्स हो जाएंगे a माइनस 3d, देन a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है, सही बन रहा है कि नहीं, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 2 का डिफरेंस और इधर 2 का डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना, चेक करके देख लो, a माइनस a प्लस डी, तो सिर्फ d मिलेगा, बिल्कुल, और यहां पर दिस माइनस दिस करोगे अगेन d मिलेगा, है ना, तो वो एपी में है, करेक्ट है। यहां पर देखिए, यहां पर सब्ट्रैक्ट करके देखिए, a माइनस डी में से इसे माइनस कीजिए, a एंड दिस, तो ये कैंसिल, 3d माइनस डी 2d आ रहा है। ठीक है, इन 2 को माइनस करके देखिए, a प्लस डी माइनस a एंड प्लस डी, d प्लस डी आ रहा है 2d, मतलब ये भी करेक्ट है। यहां पर डिफरेंस कितने कितने का है, 2d का। ठीक है, क्लियर क्लियर है। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। जब कभी भी 3 टर्म्स आपको अपने मन से लेना है तो ये 3 लीजिए, जब 4 टर्म्स लेना है तो ये 4 लीजिए, आपका काम आसान होगा। कैसे होगा ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट 2 फॉर्मूले पे आते हैं, लास्ट के 2 फॉर्मूले पे आते हैं। अच्छा, एक और बात क्योंकि हमने ये बोला था कि अगर आप फाइनाइट एपी पढ़ने वाले हैं तो an ही क्या कहला जाता है, l कहलाता है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी मान लीजिए, ठीक है, l, क्लियर। ठीक है, आप ऐसा भी मान लीजिए। चलिए लास्ट फॉर्मूला Sn, ठीक है, इसे रीड कैसे करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कि शुरुआत से आप चीजों को ऐड कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, मतलब कि जहां से आपका एपी शुरू होगा, फर्स्ट n टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, कहीं भी बीचों बीच से हम ऐड करना शुरू नहीं कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और इसी को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ तो इस वाले फॉर्मूले जैसा ही दिख रहा है, a प्लस n माइनस 1d, है ना, दिख रहा है उसी के जैसा। ठीक है, तो अगर मैं इस 2a को a प्लस a ऐसा अलग अलग कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये फॉर्मूला बन गया n बाई 2 a प्लस l, या फिर a प्लस a n बोल सकता हूं, a प्लस l या फिर a प्लस a n बोल सकता हूं, है ना, बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक है, 9 नहीं है बाबू, है ना, a है, a n। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया क्या, Sn का फॉर्मूला। कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा। ठीक है, ओके, ये है आपका फॉर्मूला। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूला। अब मान लीजिए आपको सम के वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। एपी है मान लीजिए ये a1 a2 a3 मान लीजिए, एंड सो ऑन। तो Sn का मतलब क्या है, अगर S1 बोला जाए इसका मतलब इस एपी के पहले सारे टर्म्स ऐड कर लो। पहला, तो आप बोलोगे पहला तो एक ही टर्म है A1। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि S1 का मतलब A1 ही होता है। दूसरा S2, तो S2 का मतलब होता है फर्स्ट 2 टर्म्स, क्योंकि यहां देखिए इसको हमने अंडरलाइन किया है ना,
फर्स्ट टू टर्म्स, तो आप बोलेंगे a1 प्लस a2 बोलेंगे। वैसे ही S3 को क्या बोलेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 ये बोलेंगे। तो ये है बेसिकली इस चीज़ का मतलब। अब यहीं से हम कुछ कंक्लूड करते हैं, यहीं से ना हम कुछ कंक्लूड करते हैं। अगर ध्यान से देखिए, मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूं, S2 में से S1 को माइनस कर दूं, तो A1 कैंसिल हो जाएगा, A2 बचेगा, A2 बचेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि S2 माइनस S1 करने से A2 मिल जाता है, सेकेंड वाला टर्म मिल जाता है ना, बोल सकता हूं। वैसे ही सेम देखिए S3 माइनस S2, S3 माइनस S2 करने पे A3 मिल जाएगा, S3 माइनस S2 करने पे A3 मिल जाएगा, है ना। तो यहां से अब हम एक चीज जनरलाइज कर सकते हैं कि nth टर्म का एक और फॉर्मूला आ सकता है, Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू an। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिए, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है, कि nth टर्म सम के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सम के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा है हमने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 2, तो S2 पहले है, फिर उससे पहले वाला, इसीलिए यहाँ पे Sn है, तो उससे पहले कौन होगा, Sn माइनस 1, n से जस्ट एक पहले। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें। तो चलो शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n माइनस 4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। ठीक है, nth टर्म क्या है, 7n माइनस 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हमने क्या बताया था आपको, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकाल लो, है ना। a1 a2 निकाल लो, कैसे निकालोगे, n के फॉर्म में चीजें दी है, a1 और a2 निकाल लो, n के जगह एक बार 1 एक बार 2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 7 इंटू 1 7 माइनस 4 क्या आ गया 3, फिर n के जगह 2 रख दो, 7 2 14, 14 माइनस 4 14 माइनस 4 10। d क्या होता है, अभी हमने बताया था a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा 7, 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा 7, तो 7 आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर, ओके, इजी सा चैप्टर है। ठीक है, बस घबराना नहीं है आपने। ठीक है चलिए, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। चलिए दूसरा ही सवाल, अच्छा सवाल आ गया है। अब आपको पूछ रहा है फोर्थ टर्म बताओ, लेकिन यहां से नहीं, -2 के बाद क्या आएगा ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है पीछे से अगर आप देखना शुरू कर रहे हैं या काउंट करना शुरू कर रहे हैं तो बताओ फोर्थ टर्म क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको एक इजी वाला तरीका ही बस बता रहा हूं। ठीक है, आप सीधा पीछे से ही चीजें देखना शुरू कीजिए। ठीक है, पहले क्या कीजिए, पहले आप बस डी निकाल लीजिए, जो गिवन है, जिस तरह से गिवन है उस तरह से डी निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे ये a1 है और ये a2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a2 माइनस a1, तो -5 माइनस ऑफ -8, तो -5 माइनस माइनस प्लस, -5 प्लस 8 से 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये डी कैसा है, ये इधर से जो सीक्वेंस बन रही है ये उसका डी है। अब मैं अगर उधर से आ रहा हूं, पीछे तरफ से आ रहा हूं, तो यही डी नेगेटिव हो जाएगा, यही डी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बस यही चीज आप याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो फ्रॉम एंड अगर आप देखेंगे तो डी की वैल्यू हो गई आपकी -3, और अब आपको जो बोला है वो आप निकाल लीजिए। फोर्थ टर्म, तो हमने क्या बोला था, फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 3d, है ना, a प्लस 3d। a क्या होगा अब हमारा, हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, तो 49 है हमारा a, ये हुआ 3 और 3 के साथ d है -3, तो 49 एंड -9 गिव्स 40, ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट सवाल, द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, फोर्थ टर्म ऑफ एपी बताइए। अब ये सवाल में बच्चे क्यों फंसते हैं, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली निकाल लेंगे ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर है नंबर्स, तो इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, जितने नंबर्स रूट के बाहर आ पाए उतना निकाल लीजिए। तो आपको पता है 18 कैसे बनता है, 18 बनता है 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, वेयर 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 9 फट से छलांग मार के बाहर आएगा और वो 3 बन जाएगा, है ना। वैसे ही देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर दिस इज 25 इंटू 2, और 25 बाहर आने के लिए 5 बन जाएगा। 98 क्या है, 98 है 49 इंटू 2, 49 बाहर आने के लिए 7 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है 3√2, 5√2, 7√2, तो अगला क्या होगा, 9√2 होगा। अगला क्या होगा, 9√2, 3 4 5 6 7 8 9, 9√2। अब क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी इस फॉर्म में नहीं है, तो वापस इसे अंदर भेजना है ना। तो देखो जब बाहर आ रहे थे तो स्क्वायर रूट हो रहा था, अब अंदर भेजना है तो स्क्वायर करके भेज दीजिए। 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 162, है ना, 81 इंटू 2
162, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है इस बार। देखिए ये हो गया a, या a1 भी बोल सकते हो, और ये क्या हो गया l हो गया। तो अब हमने तो फॉर्मूला सब पढ़ लिया है। l क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। l के जगह l की वैल्यू डाल दीजिए, a के जगह a की वैल्यू, n आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, d आपको दिख रहा है क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 विच इज 3। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसे ट्रांसपोज कर दो, इसे ट्रांसपोज कर दो। 111 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 109 बचेगा क्या, 9 10 11 नहीं 8। ठीक है 108, तो 108 इज n माइनस वन इंटू 3। ठीक है, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 3 को डिवाइड कर दीजिए। 108 बाई 3 इज आपका n माइनस वन। देखिए इजीली डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। ये n माइनस वन की वैल्यू है, तो माइनस वन इधर आकर 37, 37 कहते हैं इसे हिंदी में, 37। वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन सी 37। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये आप लोग कीजिएगा, है ना, 14 टर्म फ्रॉम एंड बोला है। ठीक है, ये आप कीजिएगा, है ना, और मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड जैसा ये था, है ना, पहले आप इसी के फॉर्म में डी निकालते हैं, फिर डी को नेगेटिव बना देते हैं और फिर आप पीछे से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेम यही तरीका आप यहां लगाइएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल है, देयर आर टू एपीज एंड दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास दो एपी हैं लेकिन दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर टर्म्स, फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस। तो चलिए एक एपी के फोर्थ टर्म को मैं a4 बोल देता हूं और दूसरे एपी के फोर्थ टर्म को मैं ऐसा a4 बोल देता हूं। हमें क्या चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस चाहिए, हमें उन दोनों का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, चलो डिफरेंस चाहिए, तो जो पहले लिखा है ना हम उसी की कहानी पहले लिखेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज -1, तो आपको पता है कि कैसे लिखा जाएगा, ये a प्लस 3d ऐसा लिखा जाएगा। a प्लस 3d, कैपिटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं दोनों में सेम d ही यूज करूंगा ना। देखो यहाँ पे लिखा है सेम कॉमन डिफरेंस है इसीलिए। ठीक है, a प्लस 3d माइनस ब्रैकेट लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, जब भी आप माइनस देखें तुरंत आप एकदम, आपका दिमाग चलना चाहिए, नहीं हमको ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, ब्रैकेट यूज करना है। तो ये हो गया a प्लस 3d। अब ध्यान से देखिए, ये हुआ a प्लस 3d माइनस a प्लस माइनस माइनस 3d, ये कैंसल, a माइनस a। अब वैल्यूज रख दीजिए, ये है -1 और दूसरा है -8, -8। तो -1 माइनस माइनस प्लस 8 गिव्स 7। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है, का आंसर है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। ठीक है, एक और चीज बताऊं क्या, मान लीजिए किसी ने बोला कि हम इसे -8 ले लेते हैं, इसके फर्स्ट टर्म को -8 और इसके फर्स्ट टर्म को -1। तो देखिए एंड में तो दोनों का डिफरेंस ही आ रहा है, तो मैं वही लिख देता हूं। अगर हमने कैपिटल ए को -8 माना, कैपिटल ए को -8 माना, फिर हम करते माइनस स्मॉल ए, और स्मॉल ए को हम क्या मानते -1, तो क्या आता माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाता -7। तो आप बोलोगे कि सर ये भी तो ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है ना, ये क्यों नहीं हुआ। तो अब मैं आपको ब्यूटी दिखाता हूं, ब्यूटी मैथ्स की। ठीक है, क्या लिखा है, डिफरेंस बोला है। ठीक है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको सब्ट्रैक्ट करने नहीं बोला है, आपको बोला है डिफरेंस बताओ, है ना। फॉर एग्जांपल 5 और 3 का डिफरेंस या 3 और 5 का डिफरेंस, दोनों तरीके से अगर मैं बोलूं तो आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 5 -2। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसे यहां से करते हैं गायब, हो गया। अब ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अच्छा सवाल आ रहा है ये, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, देन k इज इक्वल टू, देन k इज इक्वल टू। तो चलिए कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे।
ठीक है, तो इसको ना आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब कि 1 3 5 7 और ऐसा चलते जा रहा है, ठीक है। और दूसरा 2 4 6 8 और ये ऐसे चलते चला जा रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है जितने टर्म्स यहां ले रहे हैं, है ना, जितने टर्म्स यहां ले रहे हैं उतने ही टर्म्स यहां लेना है। इसका सम इसके 8 टाइम्स है ना, ऑड वालों का सम इस k टाइम्स इवन के बराबर है, ठीक है, इस k टाइम्स इवन के बराबर है। तो आपको पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ओके। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी एक n की वैल्यू लेके कर लीजिए, कोई भी एक n की वैल्यू लेके कर लीजिए जो आपको इजी पड़ जाए, ठीक है। तो मैं 3 टर्म के लिए बता दूं, 3 टर्म्स के हिसाब से बता दूं, ठीक है। तो मान लेते हैं n3 है, तो ये तीनों का सम कितना हुआ, ये तीनों का सम कितना हुआ, 1 + 3 4 4 + 5 9 हुआ, ये हुआ 9, ठीक है। जब हमने n क्या लिया है, 3 लिया है, ये याद रखिए, n यहाँ 3 लिया है हमने। इन तीनों को ऐड कीजिए, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 12 आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है ना, इनका सम 12 आ जा रहा है, ठीक है। तो देखो k की वैल्यू क्या मिली, k की वैल्यू मिल रही है 9/12, क्या मिल रही है, 9/12 मिल रही है कि नहीं, बोलो, 9/12 है ना। तो बस आपको इस 9/12 को n के फॉर्म में कैसे करके लिखे सोचना है। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलेंगे, ये n का स्क्वायर लग रहा है, लेकिन n का स्क्वायर जैसा कोई ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा, है ना, ये हमें n का स्क्वायर लग रहा है और n का स्क्वायर जैसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं ना, तो पहले रिड्यूस कर दीजिए, 3 3 एंड 3 4 तो क्या दिखा, 3 और 4। तो अब आप n के फॉर्म में अगर इसे लिखना चाहें तो क्या आप इसको बोलेंगे n/n+1, बोलेंगे इसे n/n+1, बोलेंगे ना, n/n+1। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये कैसा करना है, पूरे फॉर्मूले के हिसाब से करना है, पूरे फॉर्मूले के हिसाब से करना है, तो फिर वो तरीका भी बता दूं। तो आपको पता है कि आपका Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a + n-1d, ये होता है ना, यही होता है, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। चाहे मैं ऑड नंबर्स के लिए करूं चाहे इवन नंबर्स के लिए, क्या बस बदलेगा, दोनों का a बदलेगा, दोनों का a बदलेगा। n तो सेम लेने बोला है ना, देखो n नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स और n नंबर ऑफ इवन नंबर्स लेने, तो कर दूं यही वाला फॉर्मूला के हिसाब से, SO = k टाइम्स ऑफ SE। फॉर्मूला दोनों तरफ अगर मैं लगा दूं तो क्या होगा, n/2 2a, तो हमको क्या पता है ऑड नंबर्स का a क्या है, 1 1 से शुरू होता है, और d क्या है, d देखो डिफरेंस कितना है, 2 2 का डिफरेंस है, तो वो वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं सीधा, 2 × 1 2, इधर d है 2 तो 2n माइनस 2 1 2, इधर आते हैं k टाइम्स, देन अगेन सम का फॉर्मूला, तो n n ही रहेगा, फिर यहां पर 2a, इवन का a कौन है, 2 है, तो 2 2 4, आगे तो ये सेम रहेगा 2n - 2, ठीक है। देखिए n/2 कैंसल, इधर 2 - 2 कैंसल, 2n बचा, इधर k बचा, 4 - 2 2, तो यहां पर बच रहा है, यहां पर बच रहा है 2 + 2n, 2 + 2n। और अब आप देखिए 2 जैसे ही आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा n+1, 2 से 2 कैंसल, के यहीं रहेगा, n+1 नीचे भेज देंगे, n/n+1 आ जाएगा, n/n+1 आ जाएगा, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला अगर आपको जाना है तो ये तरीका है ना। आप ऐसी कोई नंबर्स लेके अगर करना चाहते हो तो ये तरीका है, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बताइए, हुज nth टर्म, देखो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कॉमन टर्म बताइए, सॉरी कॉमन डिफरेंस बताइए, यही है, nth टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस बताइए, nth टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस बताइए, तो ये भी हो गया आपका होमवर्क, है ना। nth टर्म बताइए, है क्या बोल दिया मैंने, है nth टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस बताइए, ये है इसमें nth टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस बताइए, यहाँ क्या है, nth टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस बताइए, यहाँ सेम है, होमवर्क, ठीक है, क्लियर। 11th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, अगेन होमवर्क सेम, है ना। चलिए ये करते हैं,
8th टर्म ऑफ एन एपी इज 17। तो मैंने आपको याद करने बोला था 8th टर्म को कैसे लिखते हैं, सीधा सीधा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। 8th टर्म मतलब a+7d, है ना, a+7d, इसकी वैल्यू क्या है 17, ठीक है। वैसे ही 14th टर्म तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए a+13d, ठीक है, 29 है। तो क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a माइनस ए खत्म, 13 माइनस 7 6d, इधर 29 में से 17 गया तो 12, d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, ओके, d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। इस चैप्टर में ना आपको कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको लीनियर इक्वेशन भी यूज होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज होगा, ठीक है। जो एक्चुअल में हमारे जो 2 चैप्टर हैं जो फॉल कहाँ करते हैं, जस्ट इसके बाद रखे हैं हमने, है ना, इसके बाद में रखे हैं लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अगर बीच में कहीं कहीं आएंगे, ठीक है, जहां यूज कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्लियर, ये सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आपको ज्यादा तकलीफ नहीं गई होगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बस हम, a माइनस ए 0, 13d माइनस 7d 6d, 29 माइनस 17 12, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या है, ये है आपका n, ये n की वैल्यू है, ठीक है। और फर्स्ट 100 नंबर्स बोला है वो भी इवन, तो इवन नंबर कहां से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, तो a हो गया आपका 2, और आपको पता है इवन नंबर मतलब हर एक में 2 2 का गैप होगा, तो d भी हो गया 2। तो क्या अब आप निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे कि नहीं, s100 पूछा है आपको, s100, तो 100/2, 2a और a की जगह 2 प्लस 100 माइनस 1 एंड d भी है 2, यही करना है आपको, ठीक है, यही करना है। 100/2 हो गया 50, ये हो गया 4, ये हो गया 99, 99 इंटू 2, 99 इंटू 2 कितना हो गया भैया 198 हो गया, ठीक है। तो इधर फाइनली आंसर क्या आ गया 50 इंटू ये कितना हो गया 202, तो क्या आ जाएगा आंसर 10100, ये वाला आएगा, ठीक है, बिल्कुल 10010 है या 10100, 10100 यही आना चाहिए, है ना, है कि नहीं, 202, 2 5 5 2 10 10 101 यही आ रहा है, ठीक है, ओके ओके। अरे ये बड़ा परेशानी है हमारे लिए, चलो ठीक है, ऑप्शन ए इसका बख्श दो प्लीज, ये आपका आंसर है, अरे हो गया ना भाई, हाँ ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए सम ऑफ फर्स्ट 50 और नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेम है, पूरा होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। क्या क्या बदलेगा, देखिए इसमें इवन था तो a2 था d2 था, ठीक है। इस बार क्या बदलेगा, बस a बदलेगा, a हो गया आपका 1, d अभी भी 2 ही रहेगा, n आपको 50 बोला है, ठीक है, होमवर्क, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एमसीक्यूज होते हैं यहाँ पर खत्म, एमसीक्यूज होते हैं यहाँ पर खत्म, कितना समय लग गया हमें, ओके तो अब यहाँ से असर्शन रीजन करते हैं, असर्शन रीजन करते हैं। देखिए जो पहला आया है असर्शन, यही मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, है ना, d0 भी हो सकता है, देखिए सेम 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 चीजें चली जा रही है, तो सीक्वेंस दिस इज एन एपी, यस, अब हम पढ़ चुके हैं, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, है ना, दिस सीक्वेंस, देखिए ये वर्ड से भी मैं आपको परिचय दे चुका हूं, ठीक है, द सीक्वेंस दिस इज एन एपी, यस बिल्कुल। रीजन इन एन एपी दिस इज कांस्टेंट वेयर दिस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना, ये हमेशा कांस्टेंट है। और इसी चीज को अगर ध्यान से देखिए, ये जो लिखा है, क्या ये मैंने आपको लिखा के दिया है, पहले ही लिखवाया है an-1, चलिए देखिए क्या ये मैंने आपको लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, हाँ बताइए बताइए, क्या मैंने आपको लिखवाया या नहीं लिखवाया है, देखिए an-1 है ना, an-1 यही आपका क्या होता है, यही आपका कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट ही तो होगा, है ना, सेम बनाए रखना है, कॉमन उसका नाम ही है, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी सच बात है। ये यहां जो लिखा है ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, तभी तो आप a2 माइनस a1 बोल पाओगे ना, है ना। आप उसको a1 लिख दोगे तो a1 में से तो उससे पहले कुछ होता ही नहीं है, तो इसीलिए वो सिर्फ उतना बताने के लिए, उसको देख के ऐसा घबराना नहीं, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल r इज ट्रू, r इज ट्रू, ओके r क्या है, ट्रू है। अब बताइए ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो बिल्कुल आप इसी के थ्रू ही तो ये चेक कर पा रहे हैं, इसी के थ्रू ही चेक कर पा रहे हैं, तो ये करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस 4 है, बिल्कुल नहीं, 1 - 5 -4, गलत है ये, ठीक है। अब जब कभी भी जितना हमें
प्रीवियस एक्सपीरियंस है पेपर में, तो असर्शन गलत होता है तो रीजन तो ट्रू होता ही है, लेकिन चेक कर लेते हैं कि ये है अगर एपी, तो कॉमन डिफरेंस ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, दैट इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। आगे अब है ये एपी है, कैसे चेक करें, तो वही सेम तरीका, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, है ना। अब देखिए मैं अगर आपके जगह होता, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक नहीं करता, ठीक है, क्यों करूं, है ना, जब हमें ज्यादा इजी ये दिख रहा है, दिस माइनस 0 मतलब d क्या है 5/2, 5/2, तो पहले ये कर लिया 5/2, अब इनको करके चेक करूंगा, या फिर अभी भी इनको नहीं करूंगा, इन दो को कर लेता हूं, 0 में से ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 5/2 आ गया, बिल्कुल ये एपी है, ये एपी है ना। रीजन, टर्म्स ऑफ एन एपी कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, सम, कहां लिखा है, टर्म्स ऑफ एपी कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल, क्यों नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है, तो ये गलत है ना, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो असर्शन रीजन भी हो गए खत्म। अब आपके पास आएंगे सब्जेक्टिव सवाल, जो इस चैप्टर से चांसेस कैसे बनते हैं, या तो 2-3 सभी के चांसेस बनते हैं ठीक है, इससे आपको केस स्टडीज भी आ सकते हैं, 5 मार्क का सवाल भी आ सकता है, 2 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है, ठीक है, ओके, कुछ गारंटी इसके नहीं है, ये बहुत ही वर्सेटाइल चैप्टर है, सब टाइप के सवाल इससे बन सकते हैं। चलिए तो सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स ऑफ एपी इज 900, फर्स्ट टर्म इतना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन 12th टर्म, बहुत इजी सा सवाल है, चलिए साथ साथ में कर लीजिए, है ना। सम ऑफ फर्स्ट, अच्छा मैं जितने भी वीडियोस आपको दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बहुत से ऐसे सॉल्यूशन हैं जिसमें मैंने गिवन वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, उसके मार्क्स हैं, मार्किंग स्कीम में हर एक चीज के मार्क्स हैं, ठीक है, जो जो आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा चीजें कवर करनी होती है, इसलिए मैं सॉल्यूशन आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है, कम टाइम में, ओके। गिवन वगैरह मैं ये होप कर रहा हूं कि आप सब लिखेंगे, गिवन ये है। अब हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, और लास्ट में क्या लिखना होता है ये भी मैंने बताया आपको, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है, 2-3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है, गिवन वगैरह सब कुछ लिखना है, आंसर को हाईलाइट करना है, और लास्ट में एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है, ठीक है, ओके। ये 3 चीज आप करेंगे तो आपका आंसर भी, ठीक है। चलो, सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स, मतलब S12 कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, ठीक है, तो S12 का फॉर्मूला लिख दीजिए, 12/2, 2a कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, देन n-1 मतलब 12-1, d कितना दिया है, यही तो निकालना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 900, ठीक है, ये यहां रिड्यूस होगा, क्या बनेगा 6 बनेगा, ठीक है, ओके, इसे कीजिए, ये हो गया 2 2 4 40, ये हुआ 11d, ठीक है। जब कभी भी आपको ऐसे कुछ ब्रैकेट्स वगैरह पूरा दिखे ना, कंप्लीट ब्रैकेट और कुछ बाहर रखा है, तो फिर उसको और अंदर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है वहां भेज दो, है ना, और ये छोटा ही रह जाएगा, वहां भेज दो, वो भी छोटा हो जाएगा, है ना, डिवाइड कर देंगे तो वो भी एक छोटा नंबर बनेगा, तो 900/6 कर दो, 900/6 कितना आ जाएगा, 900/6, 6 1 6, 150 बन जाएगा, है ना, 150 बन जाएगा, देखो इजी हो गया ना ये। अब 40 को वहां भेज दो, 11d इज इक्वल्स टू 110, डी की वैल्यू आ गई 10, डी की वैल्यू आ गई 10, देखिए हमने कर दिया है इसको हाईलाइट, ये हमारा एक आंसर है, ठीक है। और फिर क्या बोला है, 12th टर्म बता दो, तो अब आप बोल दो नाउ a12 क्या होता है, a + 11d, तो a क्या था 20 + 11 × 10, क्या जाएगा a12, 20 + 110, 20 + 110 130 है, 110 और 20 130, ये आपका अगेन आंसर, आंसर को हाईलाइट कर दिया, और एक आप क्या देंगे, आप देंगे साथ में क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट जो पूछा है उस तरह से, हेंस द कॉमन डिफरेंस इज दिस एंड 12th टर्म इज दिस, ऐसा बोल के आप क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, अगेन अच्छा सवाल है लेकिन वही इजी सवाल है, ठीक है। एस एन रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऐसे, ठीक है, एस एन रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऐसे, तो आपको, अच्छा सवाल है ये, तो अच्छा सवाल है, क्या मैंने आपको ये बताया था, क्या मैंने आपको ये बताया था कि आप एस एन के मदद से, एस एन के मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं, है ना, एस एन अगर दिया है तो आप nth टर्म निकाल सकते हैं, है ना, बताया था ना, बोला था ना, कहाँ गया, ये देखिए, है ना, बताया था ये। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखिए हम इन्हीं को यूज करेंगे, चलो सीधा वहीं पे बता देता हूं,
ठीक है, इसीलिए हमने एक बार थ्योरी कर ली है, अब धाएं 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 धाएं। ठीक है, चलिए एस एन, तो एस वन निकाल लीजिए, एस वन एन की जगह वन रखना है, 6 माइनस वन, 6 1 का स्क्वायर मतलब कि 6 माइनस 1 5। और क्या लिखाया था मैंने उस शीट में, है ना, उस स्लाइड में, कि यही आपका A1 होता है। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया। फिर मैंने क्या बोला था, S2 निकाल लो, n के जगह 2 रख दो, क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 विच इज 8, S2 आ जाएगा। और क्या बोला था मैंने, S2 क्या होता है, S2 क्या होता है, A1 प्लस A2 होता है। तो अगर मैं S2 माइनस S1 कर दूं, S2 माइनस S1 कर दूं, 8 माइनस 5 कर दूं, 8 माइनस 5 कर दूं, तो क्या आ गया 3 आ गया। और मैंने क्या बोला था, S2 माइनस S1 ही A2 होता है, यही A2 होता है। तो बस जब आपको A2 और A1 मिल गया है, जब आपको A2 और A1 मिल गया है, मिल गया है ना, तो D निकालने में कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, नो डिफिकल्टी, वेरी इजी। 3 माइनस 5 गिव्स माइनस 2 इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ा जाए, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, इतना फर्स्ट टर्म, इतना फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, होमवर्क है ना, होमवर्क। यहाँ nth टर्म है निकालने बोला, इसके लिए घबराइएगा मत, n के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, उसमें क्या है ना, आपको n की कोई वैल्यू नहीं डालनी है, n के फॉर्म में ही एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इससे पहले कि बोले कि अरे कैसे बनेगा हमसे, तो चलो अब मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब शॉर्ट में बनाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट में बनाऊंगा। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, S14 की वैल्यू है 1050। तो क्या हो गया ये 14/2, 14/2 2a, फर्स्ट टर्म 10 है, तो ये हो गया 20 प्लस 13 13d, तो मतलब d पहले निकलेगा, d पहले निकलेगा। यहाँ आ गया 1050, ये हुआ 7 और 7 उधर चला जाएगा, तो 20 प्लस 13d 7 से डिवाइड होके क्या बनेगा, वो अगेन 150 बन रहा है लगता है हमें, है ना, 7 1 जा 7, 35, यस 150। तो अगेन यहाँ पर 13d इज इक्वल्स टू 130, d की वैल्यू आ गई 10। कितना इजी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ रहा है मुझे, है, कर सकते हैं ना आप लोग, नहीं कर सकते क्या। ठीक है, तो फाइन 20th टर्म बोला है, A20 मतलब a प्लस 19d, a प्लस 19d, a क्या था 10 10 10 10 10 10, 19d 190, अरे दोहरा शतक, A20 हो गया 200, A20 हो गया 200। ठीक है, वैसे आपको सिंपल लॉजिक बताऊं क्या, इस क्वेश्चन के लिए वो फॉलो हो रहा है, इस क्वेश्चन के लिए कि अगर A20, देखो A10 क्या बोल रहा हूं मैं, A1 10 है, A1 10 है, A20 200 है, A20 200 है, मतलब समझ रहे हो, जो टर्म पूछ रहा है आपको इंटू 10 हो जा रहा है। वो फर्स्ट टर्म बोला इंटू 10 10, 20th टर्म बोला इंटू 10 200, तो अगर nth टर्म पूछ रहा है तो क्या वो 10n आएगा, आएगा ना 10n, तो 10n आएगा। देखो आंसर पहले से पता हमें, ठीक है, लेकिन अब हम दिखाते हैं कि 10n ही आ रहा है कि नहीं। चलो an, तो a प्लस n माइनस 1 d, देख लेना 10n आना चाहिए, d कितना है 10, तो 10n माइनस में 10 आ गया 10n, है ना, तो इजी इजी इजी, ये ए एन है नीचे है सब्सक्रिप्ट में, ठीक है, और ये 10 इंटू एन है। ठीक, ओके, ये दो आपके हो गए आंसर। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम 400 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बताइए। अगेन इजी सवाल है ये, ठीक है, सब इजी इजी सवाल है, इसीलिए तो ये इजी के कैटेगरी में है ये चैप्टर, है ना। ठीक है, फिर अच्छा आप ये मत सोचने लगिएगा ना कि ये सारे क्वेश्चन की अहमियत नहीं है, ये सब PYQs हैं, ऐसा मान के चलिए, मान के क्या चलिए, हैं भाई हैं। तो फर्स्ट टर्म 5 है, तो आपको पता है एस एन, एन हमें पता नहीं, यही तो निकालना है, एस एन की वैल्यू जरूर दे दी है 400, तो आप क्या बोलेंगे, एस एन कैसे लिखते हैं, n/2, और फिर 2a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन देखो और एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, a प्लस एल, क्योंकि इसमें देखो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो वही यूज करेंगे, 5 प्लस 45 है ना, इज इक्वल्स टू 400, 2 को पहले ही भेज दो, और ये मिलके 50, ये हो गया 800। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 80/5, 80/5 कितना होता है 16, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो आप L के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या SN में वापस यूज करके भी निकाल सकते हो। L से निकाल देता हूं मैं, 45 इज इक्वल्स टू a प्लस 15d,
ऐसे ही बोलूंगा ना, है कि नहीं। लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन डी, तो लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस डी, सॉरी एन माइनस वन डी होता है, राइम नहीं कर रहा था। ये हो गया 40/15, तो डी कितना आ गया, डी कितना आ गया 40/15, ये सही निकाला हूँ ना ये मैं, 30, हाँ ठीक है 16, तो मतलब फ्रैक्शन में आएगा, तो 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, डी की वैल्यू क्या आ गई 8/3, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सॉरी, चलिए क्या है अगला सवाल, अगला सवाल, इफ पी एथ टर्म इज क्यू, क्यू एथ टर्म इज पी, देन प्रूव दैट एन एथ टर्म इज, वाह क्या मजेदार सवाल है ना, राइमिंग राइमिंग। इफ पी एथ टर्म इज क्यू, क्यू, क्यू एथ टर्म इज पी, पी, तो एन एथ टर्म बताइए, ठीक है। तो अगेन इस क्वेश्चन में वापस लीनियर इक्वेशन का फंडा यूज होगा, थोड़ा सा समझते हुए देखिएगा, है ना। पी एथ टर्म मतलब कि ए सबस्क्रिप्ट में पी, कैसे लिखेंगे इसे, ए प्लस पी माइनस वन डी, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही अच्छा, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू है क्यू के बराबर, ठीक है। पी एथ टर्म किसके बराबर है, क्यू के बराबर। वैसे ही क्यू एथ टर्म जिसे लिखेंगे आप ए प्लस क्यू माइनस वन डी, ये किसके बराबर है, पी के बराबर, ठीक है। तो क्या ये दो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लग रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो वेरिएबल होंगे वो ए और डी, तो हम सॉल्व करके ए और डी निकाल सकते हैं, है ना। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसे दूसरा बोल दो, ठीक है। अब चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्सटीट्यूशन, ठीक है, ए और डी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो चलिए सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे अपन, एलिमिनेशन कर रहे हैं, 2 - 1 कर रहे हैं, तो ये ए माइनस ए खत्म, इधर क्या बनेगा q माइनस वन माइनस पी प्लस वन पूरा डी के साथ, और इधर आ जाएगा p माइनस क्यू। इधर आप देखेंगे तो -1 + 1 कैंसिल, q माइनस पी, ये p माइनस क्यू के बराबर है, तो इसको भी आप p माइनस क्यू लिख सकते हो विद अ माइनस साइन कॉमन, तो d की फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये कैंसिल, d की वैल्यू आ गई -1, d की वैल्यू आ गई -1 1 1 1 1। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं जल्दी, ठीक है। d की वैल्यू जैसी -1 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पहले वाले में पुट कर दे रहा हूं मैं, a प्लस -1 यहाँ पुट करते ही -1 इंटू पी माइनस पी, -1 इंटू -1 प्लस 1, तो a की क्या वैल्यू आ गई, a इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म उधर भेज दीजिए, p प्लस क्यू माइनस 1, ये a की वैल्यू आ गई। अब आपके पास a और d दोनों की वैल्यू है, आपके पास दोनों की वैल्यू है, क्या पूछा है, प्रूव दैट इट्स nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए, नाउ an क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, दोनों की वैल्यूज हैं आपके पास, पुट कर दीजिए, a है आपके पास p प्लस क्यू माइनस वन, डी है आपके पास -1 इंटू एन माइनस एन, -1 प्लस 1, ये और ये कैंसिल, आपको मिल गया p प्लस क्यू प्लस एन विच वॉज आस्क्ड, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये यहाँ हो गया प्रूव्ड, प्लस लिख दिया है मैंने, -n, ठीक है, -n हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है। अब ये क्या कर रहा हूँ, ये तो होमवर्क है ना, इससे इजी, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है ना, n 15 है, a दिया हुआ है, d आप दोनों के सब्ट्रैक्शन से निकाल लेंगे, है ना, ठीक है। चलिए अगेन एकदम डायरेक्ट होमवर्क, ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म्स, ओके। सो यहां से शुरू होते हैं आपके केस स्टडीज यहां से स्टार्ट होते हैं, ओके। चलिए क्या बोला गया है, मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो पहले वो ग्लास जार वाला फिगर है क्या, कोई देख लेते हैं, आए, फिगर तो दिया ही नहीं है। लगता है हमने जिनसे बनवाया है पीपीटी वो भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं। तो वन ऑफ द ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार्स, उसके नीचे लेयर पे 6, थर्ड लेयर पे 9, ओके हमको दिख रहा है कि ये एपी है, ऑब्वियसली एपी का चैप्टर है ना, एपी चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वही हो गया आपका ए है 3, और डी कितना समझ आ रहा है, अगर नेक्स्ट लेयर में 3 है तो डी कितना हो गया 3, 6 - 3, ठीक है, एंड सो ऑन टिल द 8th लेयर, है ना, एन कितना हो गया, एन हो गया 8, ये तीनों चीज हमें गिवन इंफॉर्मेशन से पता चल गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग, राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स
इन डिफरेंट लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो हमने लिख ही दिया। AP आपको लिखना है तो आप क्या बोलोगे, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। कहाँ तक लिखना है, 8 तक लिखना है, तो आप 8th वाला टर्म भी वहाँ पे मेंशन कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए8th क्या आएगा, A + 7D, A + 7D, 7 3 ज़ा 21, 21 + 3, 21 + 3 24, यहाँ तक लिख दो। ये हो गया आपका क्या, AP, यही है आपका AP। देन D बोला है, D हमने यहाँ पे ही लिख दिया है, तो यही हमारा आंसर है, फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमको दिख रहा है भाई कि ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 के टेबल में 34 तो आता नहीं है, 3 के टेबल में 34 नहीं आता है ठीक है, तो इसीलिए पॉसिबल तो नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या आप इसको डायरेक्टली लिख देंगे, क्या इसको डायरेक्टली लिख देंगे क्या, तो नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है ये मान के कि लेट अस सपोज कि ये कोई nth टर्म है और हम n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। n की वैल्यू अगर एक नेचुरल नंबर आ जाती है तो हम बोलते हैं हाँ पॉसिबल है, लेकिन n की वैल्यू नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल, और वही यहां पर होगा। चलिए मैं यहां पर को बता देता हूं। तो an को आपने मान लिया 34, अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n - 1 d 34, तो a आपको दिया है 3, n आप यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, d है आपके पास अगेन 3, तो सबसे पहले ये 3 उधर ले जाइए, n - 1 × 3 यहाँ आ गया 31, तो n - 1 की वैल्यू आई 31/3 क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहे थे यहाँ, और n = 31/3 + 1 विच गिव्स व्हाट 34/3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। तो आप यही लिखेंगे विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, हेंस 34 इसका टर्म नहीं हो सकता, वही आपका जस्टिफिकेशन है, ठीक है। चलिए थर्ड, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर then find the expression for finding total number of jars in the top layer there are 3 jars, n number of in the layers, ठीक है, hence find S8, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वर्डिंग सही नहीं है, एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे कितने लेयर हैं, तो n नंबर ऑफ लेयर्स हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ रोज लिख दिया यहाँ पे, लेकिन बेसिकली इतने लेयर्स हैं ये बोला गया है, ठीक है। तो आपको n के टर्म्स में ही टोटल नंबर ऑफ जार निकालना। टोटल नंबर ऑफ जार का क्या मतलब होगा, सम है, सम निकालना है, ऐसे निकाल दो। इसी पेज में बता देता हूं, है ना, इसी पेज में एस एन क्या होगा एस एन क्या होगा, तो आप बोलेंगे n/2 2a + n - 1 d, n/2 2a, a क्या है 3 है तो 6, n - 1 और d भी क्या है 3 है, तो 3n - 3, तो n/2 6 - 3 3 + 3n, 3 कॉमन ले लो, तो 3/2n और n + 1, ये आ जाएगा आपका सम, ठीक है, इतना। और क्योंकि साथ में एक और चीज पूछा है, हेंस फाइंड S8 निकालने के लिए अब आपको पूरा इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, n के जगह 8 रख दीजिए, n के जगह यहां जैसे ही 8 रखेंगे आप क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, और ये n के जगह 8 रखते ही 8 + 1 9, 9 × 12, 9 × 12 कितना आ जाएगा 108 108 जार्स, ठीक है, इतने आ जाएंगे। ये आपके दो आंसर हैं जिसपे आपको 2 नंबर मिलेगा इसमें। और में क्या सवाल है, द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर, है ना, पहले ही लेयर में 3 जार थे, अब हर एक में 3 3 3 3 और बढ़ाते जा रहा है। हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप, 5th लेयर फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो मतलब आपका नया एपी बन गया, यहाँ 6 होगा, अगला 9 होगा, फिर 12 होगा, ठीक है। तो डी में कोई फर्क नहीं, आपका बस ए बदल गया है, आपका ए बदल गया है ना, डी अभी भी उतना ही है। तो हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th, यही बना दे रहा हूं मैं। 5th का मतलब होता है A5, मतलब A + 4D, A + 4D। अब आपका A बदल गया है, A हो गया है 6, ठीक है, लेकिन D नहीं बदला है, वो अभी भी 3 है, तो 4 × 3 12, 12 + 6 18, ये आपका आंसर, ठीक है, ओके, फ्रॉम द टॉप, क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट केस स्टडी। सुमन्स मदर स्टार्टेड अ न्यू शू शॉप टू डिस्प्ले द शूज, शी पुट 3 पेयर्स, वही सेम है, देखो ये आपका A हो गया, ये आपका A2 हो गया, A3 हो गया, तो सीधा D कितना मिल गया, 5 - 3 2 मिल गया, है ना। देखते हैं सवाल में क्या क्या है।
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज आर डिस्प्लेड इन द सिक्स्थ रो, मतलब A6 निकालना है, A+5D बता सकते हैं आप इजीली, है ना। 3+5 2 10, 13 आ गया ये, है ना। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज आर डिस्प्लेड इन द सिक्स्थ रो, A+5D, ठीक है। ये हमारा 3 था, है ना, और D2। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पेयर्स ऑफ शूज इन द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ, ठीक है। सिक्स आ गया है और फर्स्ट, तो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 13 - 3, 10 का डिफरेंस, ठीक है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। देखो इसी चैप्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिफरेंस वर्ड बोला है, डिफरेंस, इसलिए मैं पॉजिटिव बता रहा हूं, है ना। आप ऐसा फर्स्ट में 3 था और सिक्स्थ में 13, तो 3 - 13 नहीं करेंगे आप, 13 - 3 कर रहे हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू बताना है, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस बोला है। चलिए थर्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज डिस्प्लेड इन द फर्स्ट 15 रोज, मतलब S15 निकालना है, S15। अब ये सॉल्व करके बताऊं क्या पूरा S15 निकालना है, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, S15 निकालिएगा, ठीक है। इफ द पेयर्स ऑफ शूज डिस्प्लेड इन द फोर्थ आर ऑन सेल एट प्राइस ऑफ इतना फॉर ईच पेयर, फाइंड द टोटल अमाउंट अर्नड बाय सुमन्स मदर इफ ऑल शूज डिस्प्लेड इन द फोर्थ रो आर सोल्ड आउट। तो A4 में जितने शूज हैं इनटू में 500 कर दीजिए, वही आपका अमाउंट है ना। A4 में कितने हैं, A4 में कितने होंगे, 9 होंगे, 9, है ना, A4 में 9 होगा। A4 में A+3D है, A3 है, D2 है, 3 2 6, 9 होगा, 9 × 500, 4500 की कमाई हो गई है मम्मी जी की, है ना ठीक है, आगे बढ़े। S15 बस यहाँ मैंने नहीं निकाला था, वो आपके लिए होमवर्क है चलिए अगला सवाल शॉर्ट पुट के बारे में है, ठीक है। हर थ्रो ऑफ 18.86 एशियन गेम इज द बिगेस्ट डिस्टेंस फॉर एन इंडियन फीमेल एथलीट, कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल। संजीता ने भी वही करने की कोशिश की। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, इनिशियली हर थ्रो रीच्ड इतना, बीइंग एन एथलीट इन स्कूल शी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड मॉर्निंग में और एबल टू इंप्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर हर दिन। तो समझ पा रहे हैं, ये ए है पहला वैल्यू, ये पहला वैल्यू, और ये हर वीक इतने से बढ़ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंस, ये डी है। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज, ये क्या हो गया, ये एन हो गया, शी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोज एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12 टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। देखिए यहां तो दो टाइप के एपी बन रहे हैं, इसे भी आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हुआ, ये एक दूसरे एपी का ए हुआ, और एवरी डे शी केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12, ये डी हो गया, ये डी हो गया। अब देखते हैं किसके बारे में सवाल है, देख लेते हैं भाई किसके बारे में सवाल है, थ्रोज के बारे में है या उसके डिस्टेंसेस के बारे में, है ना, चेक किया जाए। हाउ मेनी थ्रोज के बारे में है, ठीक है। हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप, तो A11, A+10D। तो क्योंकि ये थ्रोज के बारे में है तो थ्रोज वाला डेटा कौन सा है, ये थ्रोज वाला डेटा ये है ना। तो शी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोज पहले दिन पे और एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12, तो ये ए है वो डी है, ठीक है, ए और डी। तो आप क्या बोलेंगे ए हो गया आपका 40 और डी हो गया 12, तो 120 + 40 है ना, 120 + 40, 120 है ना, कि कुछ 11वें दिन बोला है ना, हाँ, तो A+10D, तो 120 + 40 कितना हो गया, 160, ठीक है। हाउ मेनी थ्रोज, देखिए इसलिए इसके साथ कोई यूनिट मत लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर वगैरह मत लिख दीजिएगा, हाउ मेनी थ्रोज पूछा है तो 160 थ्रोज हर दिन, मतलब 11वें दिन पे 160। व्हाट वुड बी संजीता's थ्रोज डिस्टेंस, अब डिस्टेंस पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ 6 months। वाओ, अच्छा क्वेश्चन है तो पहले ये वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला, पहले मैं थर्ड वाला कर लेता हूं क्योंकि ये 1 नंबर का है, ये दोनों और में है, मतलब ये 2 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये वाला 1 नंबर वाला पहले कर लेते हैं। हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर, टोटल कितना थ्रो किया, मतलब S15 पूछ रहा है, ठीक है। थ्रो के बारे में है तो थ्रो वाला जो एपी है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 15/2 2A 80 + 14 × D, ये इसकी बात कर रहा है, तो 15/2 ठीक है। अगेन यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं आएगी, हाउ मेनी थ्रोज बोला है। चलिए अब आते हैं ये 2 नंबर वाले पे, व्हाट वुड बी संजीता's थ्रोज डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 months, 6 महीने के बाद, एट द एंड ऑफ 6 months उसके थ्रो का डिस्टेंस क्या होगा। तो उसने शुरुआत कितना से किया था, 6.56 मीटर के साथ, है ना, और हर वीक वो 9 सेंटीमीटर हर वीक
9 सेंटीमीटर बढ़ा पाते थे। तो अब ये वाला एपी, अब बताइए 6 महीने, 6 महीने, तो 6 महीने का मतलब कितने वीक हो गए? 6 महीने का मतलब कितने वीक हो गए? तो 6 महीने का मतलब कितने वीक हो गए? तो हम क्या बोलते हैं, एक महीने में 4 वीक, एक महीने में 4 वीक, तो 6 महीने में कितने हो गए? 24 वीक, है ना। तो आपको 24 वीक पे क्या हुआ ये बताना है ना। 24 वीक तक कितना हुआ ये नहीं बताना है, 24 वीक पे उसका थ्रो का डिस्टेंस क्या चल रहा था, ठीक है। 24 वीक पे मतलब कि A24 ना कि S24, ठीक है, ओके। व्हाट वुड बी संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ? तो ये अपन A24 निकाल रहे हैं, तो A प्लस 23D, ए कितना है 7.56 प्लस 23 इंटू डी कितना है, यहाँ आप कर दीजिए 0.09, ठीक है, 0.09, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए 23 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 18 19 20, 2.07 है ना, सही जगह पॉइंट लगाया हूँ ना मैं ठीक है। हाँ, दोनों को ऐड कर लो, 9.63 मीटर, ये है उसके, देखो इसमें यूनिट लिखा है मैंने क्योंकि ये थ्रो के बारे में, थ्रो के डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, ओके। 9.63 मीटर। अब आपको पूछा है व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.616, तो इस बार आपको nth टर्म दिया है, इसको nth टर्म मानेंगे और n निकालेंगे, n निकालेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर दूं क्या, nth टर्म की जगह लिख दिया 11.16, इधर लिखा a प्लस n माइनस 1, n निकालना है, और d 0.09, इसे पहले ले जाके माइनस कर दीजिए, इसे पहले ले जाके माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। ये खत्म, 11 में से 5 गया 6, और 10 में से 7 गया 3, 3.6 आएगा, 3.6 डिवाइड बाय 0.09, ये 2 है, तो एक 2 0 लगा दीजिए, 360/9 मतलब 40 वीक्स लगेंगे उसको, 40 वीक्स, ठीक है, 40 वीक, सॉरी 40 नहीं 41, एन की वैल्यू 41 आएगी, ये नंबर ऑफ वीक्स मैं फाइनली यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ओके। 41 वीक आएगा 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 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितने हैं और केस स्टडीज 1 2 3, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, 4 केस स्टडी हैं। चलिए देखते हैं, कोई एक आपको होमवर्क दिया जाएगा, 1 2। स्कूल ऑडिटोरियम है, टोटल दे दिया है, देखिए टोटल 2000 लोग हैं, टोटल 2000 लोग हैं, और चेयर्स को अरेंज किया गया है 5 सीट मोर, मतलब ये डी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। चलिए तो सवाल, इफ द फर्स्ट रो हैज 15 सीट्स, अगर ये ए है, ये ए है, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 12th रो? ईजी नहीं बताऊंगा मैं, A12 पूछ रहा है, कर लीजिएगा। इफ देर आर 15 रोज इन द ऑडिटोरियम देन हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? 15 रोज हैं तो मिडिल रो कौन सा होगा भाई, मिडिल रो कौन सा होगा, 7th होगा, 7th होगा, 7 होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, 8th होगा, 8th होगा, है ना। तो A8 निकालिएगा, ठीक है, A8। इफ देर आर 15 रोज हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? तो मिडिल रो कौन होगा, 8th होगा, है ना। क्यों 8th होगा, 8 के पहले 7, अब 8 के बाद भी 7 होंगे, देखो 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो A8 निकालेगा। इफ टोटल इतना गेस्ट वेयर देयर इन द ऑडिटोरियम फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट देन हाउ मेनी रोज विल बी नीडेड टू मेक ऑल ऑफ देम सिट, ठीक है। तो ये मतलब कि Sn की वैल्यू है ना, ये टोटल नंबर ऑफ गेस्ट है, ये टोटल नंबर ऑफ गेस्ट है, ठीक है, ओके। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी रोज, मतलब कि n निकालना है, आपको n निकालना है। A आपके पास है ना, D भी आपके पास है, A आपके पास है, D भी आपके पास है, तो आप n नहीं निकाल सकते। जब ये Sn है, ये Sn है, तो आप D नहीं निकाल सकते, D बोल रहा हूँ, n नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। तो ये भी आपके लिए होमवर्क। सिमिलरली और मैं क्या बोला है कि अब अगर Sn ये है, ये Sn है अगर, तो हाउ मेनी रोज, फिर से सेम, ठीक है, इसमें भी Sn दिया है, n पूछ रहा है, यहाँ भी n पूछ रहा है, ठीक है, ओके 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 ओके। यहाँ पर लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ये वाला जो है ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी रोज विल बी लेफ्ट ब्लैंक आउट ऑफ टोटल 30? ये मैं बना दूं क्या, चलो बना देता हूँ। Sn हुआ कितना, Sn क्या हुआ 1250 दिया हुआ है। अब मैंने Sn का फॉर्मूला लगाया, n/2 2a,
ओ ओ ओ ओके, इस क्वेश्चन में ना आपको क्वाड्रेटिक यूज होगा, ठीक है ठीक है, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ। 15 × 2 30, n-1, डी कितना है, डी कितना है बाबू, डी 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 5 है, 5 5 5, so this is 5, 1 2 5 0, 2 गया उधर, 30 प्लस 5n-5, ये हो गया इसका डबल, कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। इधर 30 - 5 25, 30 - 5 25, तो 25 + 5n, 5 कॉमन लिया जा सकता है, कुछ ऐसा मिलेगा फिर ठीक है। और इधर है 2500, काट दो, 5 1 ज़ा 500। तो अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होते हुए दिखाई देगा, 5n + n², 5n + n² इज इक्वल्स टू 500, इज इक्वल्स टू 500। तो आप क्या बोल सकते हैं, n² + 5n, इसे इधर बुला लिए, तो क्या आएगा, क्या आएगा, n² कैसे स्प्लिट होगा, ये 50 और 10 में स्प्लिट हो जाएगा, 50 और 10 में स्प्लिट हो जाएगा, 10n - 5n है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 500 बनाना है ना मुझे, 500, 500 कैसे आएगा 5 आपको ऐड होने पे आना चाहिए, 25 और 20, 25 और 20, 25n 20n, देखिए 5n आ जाएगा, एंड 25 × 250 और एक 0 लग जाएगा, 500, हाँ सही है, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल में भी ये बता दिया है मैंने, कॉमन लीजिए n + 25, फिर मैंने क्या बोला था, सीधा इसी को वापस से लिखने का, कोई कॉमन निकालने वाला झंझट नहीं, कंपेयर करने का क्या एक्स्ट्रा है, -20 लिख दिए, तो n + 25, n - 20 इज इक्वल्स टू 0, तो n के दो वैल्यूज -25 और 20, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो ये हुआ 20, ठीक है। 20 रोज लगेंगे इतने लोगों को बैठने के लिए, लेकिन ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है, टोटल 30 रोज हैं, तो कितने खाली रह जाएंगे, कितने खाली रह जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 10 खाली रह जाएंगे, देयरफॉर 10 विल बी लेफ्ट ब्लैंक, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा, कोई ये नहीं लिखा होता तो आधा मार्क कट जाता, ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडियाज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू दिस, ठीक है। प्रोडक्शन टीवी सेट हो रहा है एवरी ईयर, इतना सेट 6 ईयर में, मतलब कि आपको A6 और A9 दिया है, A6 दिया है 16,000, A9 दिया है 22,600। आपको पता है A6 कैसे लिखते हैं, A + 5D, है ना, और A9 कैसे लिखते हैं, A + 8D, दो लीनियर इक्वेशन बने, आप A और D निकाल सकते हो, है ना, A और D निकाल सकते हो, जैसे A और D निकल गया, तो मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ ये, ठीक है, होमवर्क। तो विच ईयर पूछा है, मतलब कि nth टर्म, यहाँ nth पूछा है, यहाँ पे A8 पूछा है, यहाँ पर A8 पूछा है, फिर फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, देखिए समझ रहे हैं, यहाँ पे देखो 8th एंड यहाँ 3, मतलब कि ये nth है, ये Sn है, मतलब कि S3 पूछा है, यहाँ S3 पूछा है, बस यही सब चीजें समझनी होती है इस चैप्टर में। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर, मतलब कि A7 - A4, ठीक है, A7 - A4, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। मैं A और D निकाल दूं क्या, A और D निकाल दूं, है ना, ताकि आप ऐसा बोले ना कि अरे सब तो होमवर्क दे दे रहे, ठीक है। ये क्या बनेगा, A + 5D, ये है A + 8D, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये तो A खत्म हो जाएगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा क्या आएगा, क्या आएगा 6,600, है ना, 6,600, ठीक है कि नहीं, यही आएगा ना। यहां पर क्या आएगा 3D, तो D की वैल्यू आ गई 2200, D की वैल्यू आ गई 2200। अब D की वैल्यू 2200 अगर है तो यहां पुट कर दीजिए, 2200 × 5, 2200 × 5 कितना, 2200 × 5 कितना आएगा, 11,000, 11,000 16,000 में से माइनस कर दीजिए 5,000, तो ये आपका A है और ये आपका D है, A है 5,000, A है 5,000 और D है 2200, A है 5,000, D है 500, क्रॉस चेक कर लूँ क्या, 22 × 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, बिल्कुल 11,000 बन गया ये, है ना, 11,000 + 5,000 16,000, ठीक है, सब सही है ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने आपको A और D बता दिया है, अब आप ये कैलकुलेट कीजिएगा,
ठीक है, ओके। द स्कूल ऑडिटोरियम कॉल, हाँ, द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज कंस्ट्रक्टेड, सेम है क्या? देखो फिर से पहले ही जैसा है ना, सक्सीडिंग हैज इतना, ये आपका डी हो गया, दिस इज योर डी डी डी, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट सर्कुलर ये ए हो गया, दिस इज योर ए, ठीक है, ये ए हो गया। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, मतलब ए 10 पूछा, ए 10 पूछा। हाउ मेनी रोज, यहाँ एन पूछा, यहाँ पर एन पूछा है ना, यहाँ पर एन पूछा है। इफ 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। अब बताओ क्या फॉर्मूले से ये एन निकाल पाओगे आप, क्या फॉर्मूले से? टोटल सीट्स दे दिया है, टोटल सीट्स दे दिया है ना, हर एक रो का थोड़ी दिया है, टोटल दे दिया, मतलब एस एन है ये जो है एस एन है, एस एन दिया है, एन पूछ रहा है, एस एन दिया है, एन पूछ रहा है, एस एन दिया और एन पूछ रहा है, मतलब हमारे पास ए और डी होने चाहिए, ए और डी होने चाहिए, ए और डी है हमारे पास, बिल्कुल ए और डी है हमारे पास, निकाल लीजिएगा। फिर वैसे ही 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट। देखो अगेन फिर से वैसा ही टाइप का सवाल है ना, जैसा इसके पहले वाले में हमने देखा था, वैसा ही टाइप का सवाल है। स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, 10th रो तक जितने सीट हो गए उसके बाद कितने और बच जाएंगे, ये है सवाल। अच्छा है, तो चलो अब मैं बता देता हूं। तो अगेन आफ्टर 10th रो बोला है, मतलब 10th रो तक कितने सीट भर गए वो निकालना पड़ेगा। तो अब भले यहाँ पे 10th वर्ड यूज किया है, लेकिन आपको S10 निकालना पड़ेगा क्योंकि 10th रो तक की बात हो रही है ना। तो S10 निकालेंगे हम और बेसिकली उसको 1500 में से माइनस करेंगे, यही बताएगा आपको कि कितने सीट अभी भी खाली बचे हुए हैं, खाली बचे हुए हैं। थोड़ा नीचे लिखता हूं, इसका आंसर ना लगे आपको ये, है ना, ओके। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हमें चाहिए जो भी पूछा है ब्लैंक लेफ्ट जो हमें पूछा है ना, सीट्स लेफ्ट, यह आएगा 1500 माइनस S10। अब मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। S10 क्या होगा, अब बोलेंगे S10 होगा n/2, मतलब 10/2 2a क्या है 30, तो 30 का डबल 60 प्लस 9d, और d क्या है, d क्या है, d क्या है, d है 10, d है 10, तो ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया। तो देखो क्या आ रहा है, ये हुआ 5, है ना, यहाँ 90 और 60, 90 और 60 मिलके कितना हुआ, 90 और 60 मिलके 150, 150, ठीक है, 150 इंटू 5, 150 इंटू 5, 150 इंटू 5 750। तो 1500 में से 750 गया तो बचा कितना, 750 ही बचा। तो फाइनल आंसर इज 750 ओनली। तो इसमें ना बच्चों का आंसर सही हो जाता, क्योंकि इसकी वैल्यू जितनी, कोई अगर सिर्फ S10 निकालता तो भी आंसर न्यूमेरिकली आंसर सही है ना, कॉन्सेप्चुअली उसने सब्ट्रैक्ट नहीं किया लेकिन न्यूमेरिकली सही हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाता, ठीक है। ओके, ठीक है। इफ देर आर 17, अब फिर से आ गया, देखो भाई 17 रोज हैं, तो आपको पता है 17 रोज हैं, तो मिडिल वाला रो कौन सा होगा, 9th रो होगा। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो, मतलब 9th, A9 पूछा है आपसे, होम वर्क। नेक्स्ट, अप्रैल टू जून इतना पैसेंजर्स इंक्रीज बाय इतना, ठीक है। फिर से देखो 4th ईयर में ये, मतलब आपको A4 की वैल्यू दी है, A4 की वैल्यू 1800, A8 की वैल्यू 2600। तो आपको पता है इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकलेगा, A और D निकलेगा, A और D निकलेगा। बता दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, अब तक आप समझ गए होंगे कि ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहीं से D निकलता है ना, A कैंसिल हो जाएगा सीधा, सब्ट्रैक्ट करने पे 4D, यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 800, तो D की वैल्यू क्या हो गई 200, है ना, D की वैल्यू क्या हो गई 200, ठीक है। चलिए D 200 है, D अगर 200 है तो A कितना होगा, A 1200 होगा क्या, A 1200 होगा, है ना, चेक करके देख लो। A4 का मतलब A प्लस 3D, 3 इंटू 200 600, 600 माइनस की, तो हाँ बिल्कुल 1200 होगा। और क्या पूछा है, फर्स्ट ईयर, यही देखो आ गया 1200 आंसर, होमवर्क देने वाला था मैं तो आंसर। 12th ईयर A12 निकालना है, निकाल लीजिएगा। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर्स, मतलब S10 निकालना है, S10 निकालना है। इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच, इस बार N निकालना है, ये SN है, ये दिया हुआ है जो, ये SN है, SN दिया है, पूछ क्या रहा है N, ठीक है, क्लियर, ओके। यहाँ पर अपना ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। लेट्स मूव टू एग्जाम्पलर, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे सवाल मिलेंगे,
ठीक है, वहां पर आपको अच्छे सवाल मिलेंगे। हाँ चलो, तो 10th टर्म क्या होगा, चलिए एकदम जो जो इजी है वो तो मैं यहाँ पे स्किप कराऊंगा, क्योंकि वो ऐसे सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। कुछ नया अगर होगा तो वही करेंगे हम, ठीक है। ए डी दिया है, ए एन निकालो, ठीक है। 11th टर्म ऑफ एपी, अरे ये देखो ऐसे ही था ना कुछ, उसमें वो डी पूछ रहा था, है ना। ठीक है, हमने देखा था कि इन दो को माइनस कर दो, इन दो को माइनस कर दो, ऐसा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच टर्म इज दिस, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी अभी मैंने आपको इस टाइप का बताया कि कौन सा टर्म ये है मानने के लिए हम इसे nth टर्म मानेंगे और n निकाल लेंगे, nth टर्म मान के n निकालेंगे, ठीक है। nth टर्म मार के n निकालेंगे, कुछ अलग कुछ अलग। देखो ये भी था, ये भी आया था अभी, है ना। दो एपी का सेम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है, देखिए मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि डिफरेंस वर्ड है तो देखो यही आएगा करके पॉजिटिव में, है ना। ठीक है, वहां पे -7 ऑप्शन था लेकिन आंसर 7 ही था। चलिए 7 टाइम 17 दिस इज 18 तब क्या होगा 4 टाइम फ्रॉम एंड वाला सवाल आ गया, देखो ये यही था, यही सवाल था, वो यही सवाल था, है ना। फेमस मैथमेटिशियन, चलिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको याद करना हो तो कर लीजिए डायरेक्टली। कौन थे वो फेमस मैथमेटिशियन जिन्होंने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम बताया था, वो थे गॉस, ठीक है, वो थे फेमस मैथमेटिशियन गॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी इजी इजी। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ये सब आपको समझ आ रहा है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन, 3, 6, 9, 12, 15, इनका सम निकालना है, ठीक है। चलिए इसमें रीजनिंग में, हाँ ये वाला एक सवाल देखिए, ठीक है। ये आपको असर्शन रीजन के फॉर्म में मिल सकता है। क्या nth टर्म ऑफ एपी n² + 1 हो सकता है, ऐसा आ सकता है आपको सवाल, है ना। यहां पर क्या लिखा है, nth टर्म ऑफ एपी कैन नॉट दिस, तो ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला ही क्या है, a + n-1d, n का पावर वहां पे 1 होता है, तो वो क्या बनेगा, लीनियर, है ना, कभी भी n² के फॉर्म में आएगा ही नहीं, इसीलिए यहां पर कैन नॉट वर्ड है, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सम का फॉर्मूला क्या हो सकता है, n² बनेगा वहां पे, है ना, बनेगा ना, वहां पर n² बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि Sn का फॉर्मूला में देखो एक n बाहर होता है और फिर एक n अंदर होता है, तो जब ये अंदर जाते हुए प्रोडक्ट होगा तो n² बनेगा ना, है ना। लेकिन वही nth टर्म में क्या होता है, nth टर्म इज सिंपली a + n-1d, तो n हमेशा 1 पावर में ही रहेगा, पावर 1 के साथ रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, ये भी आपको ऐसे फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी nth टर्म ये सिर्फ n पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए nth टर्म n² के फॉर्म में नहीं हो सकता। ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल इन n, है ना। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, ये वही है। एपी कैसे जज करते हैं हम, डी निकाल के, डी निकाल के जज करते हैं, है ना, डी निकाल के। इज जीरो और टर्म, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, एन के फॉर्म निकाल के, है ना, इसको nth टर्म मानेंगे और एन निकालेंगे। अगेन अभी हमने क्या था, 34 को चेक कर रहे थे हम कि 34 इसका टर्म बन सकता है कि नहीं, तो हमने क्या बोला था, nth टर्म मान लो 34 को और n निकालो, अगर n एक नेचुरल नंबर आएगा तो यस पॉसिबल है, और अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो अगर इसमें n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई तो हम बोलेंगे यस जीरो इज अ टर्म, लेकिन n की वैल्यू नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और आ गई तो नॉट अ टर्म, ठीक है। और कुछ अच्छा सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द लिस्ट ऑन इन्वॉल्व फॉर्म एन एपी, देखिए इसमें एपी क्या बनेगा, ये वाला एपी नहीं बनेगा क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट, ओ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कभी अगर आपको ये आ जाए ना, हाँ ये देखिए ये कंपाउंड जैसा है कि हर एक सेकंड में चीजें डबल हो रही है, डबल हो रही है। यहाँ पे देखो ऐड नहीं हो रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ सेम चीज ऐड नहीं हो रही है, डबल होते जा रही है। जैसे 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो अब यहाँ पर गैप बराबर नहीं रहा ना, तो इसलिए ये एपी नहीं बनाएगा, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। देखो फिर वैसे जस्टिफाई वेदर इज इट ट्रू टू से दैट फॉलोइंग आर द nth टर्म्स ऑफ एपी, नहीं सिर्फ यही है, ये एपी बन सकता है, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये एसएन बनेगा, ये भी एसएन बनेगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ओके ये सवाल मिल गया। देखिए जो मैंने आपको लिखाया था कि जब कभी भी सवाल को सिर्फ इतना पढ़िए पहले,
द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33, मतलब टर्म्स कुछ दिए नहीं, आपको सीधा बोला कोई 3 टर्म है उनका सम 33। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। तो मैंने क्या बताया था, जब भी 3 टर्म्स की कहानी हो तो क्या क्या मान लो उनको, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। देखो वही किया होगा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्यों ये करते हैं तो अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका डी डी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 3a से सीधा आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि सम ही दिया हुआ है, सम सीधा 33 दिया है, सीधा आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए ऐसा हम मानते हैं। 4 टर्म्स वाला भी याद रखिएगा, क्या हमने बोला था, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, याद रखिएगा 4 टर्म्स के लिए, ठीक है। और कोई अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, इसमें हैं 2-3 सवाल अच्छे जो मैं अभी कराऊंगा, अभी मैं और खोज रहा हूँ, ठीक है, इस इनके पहले एक्सरसाइजेस में। चलो ये वाला बता दूं, स्प्लिट 207 into 3 parts, split through 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the smaller two smaller parts is 4623। देखिए ये पूरा वही है, ये पूरा वही है इतने हिस्से में बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए 207 मतलब वही 3 नंबर्स का सम होगा ना, वो 207 है ना, 207 उन को ही स्प्लिट करना है अगर, मतलब वो तीनों का सम होगा उतना। तो देखिए, तो हमने क्या क्या बोला, हमने बोला a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, है ना, हमारे ये 3 टर्म है, ये एक, ये और ये, तो इन तीनों का सम ही क्या है, 207, है ना, ये तीनों का सम क्या है, 207। क्या हो गया, d और d हो गए कैंसिल, ये बना 3a, 3a की वैल्यू हुई 207, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, हाँ 3 6 18 9 a की वैल्यू क्या आ गई, 69 आ गई, है ना, a की वैल्यू क्या आ गई, 69, ठीक है। और क्या बोला है, बोला है प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स, 2 स्मॉलर पार्ट्स, तो स्मॉलर पार्ट्स कौन कौन होंगे, ये और यही तो होंगे, a माइनस डी और a होंगे, है ना, a इंटू a माइनस डी, यही तो होंगे 2 स्मॉलर पार्ट्स। इनका प्रोडक्ट कितना बोला है, 4623, 4623, 4623। तो अब आपके पास a है ना, a आपके पास है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करने से अच्छा उसको सीधा पहले वहां भेज दो, ठीक है। मैं अंदर ब्रैकेट वाली चीज लिख ले रहा हूं, 69 माइनस डी, यहाँ पे 4623 अपॉन 69, ठीक है। अब देखिए मुझे खुद उसका टेबल आता नहीं है, लेकिन लॉजिक लगा के देखें, लॉजिक लगा के देखें लॉजिक लगाएं क्या, बोलो। तो 400 से शुरू है और ये 69 मतलब ज्यादा से ज्यादा 70 मान लो उसको, 70 के टेबल में 400 वाला, तो 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है। तो मैं जो अंदाजा लगा रहा हूं उस हिसाब से मेरे ख्याल से 69 इंटू 67 पे हाँ 69 इंटू 67 पे बनना चाहिए, चेक कर लें, 69 इंटू 67, 7 9 63, 42 एंड 6 48, ठीक है, देन 54 एंड 36 और 5 41 आ गया, 2 6, ये ठीक है। कैसे लॉजिक लगाते हैं, बस इसी तरह से आपको कैलकुलेशन अपना क्या है, बचाना है, ठीक है। कैलकुलेशन इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कुछ सोचना चाहिए आपको, ठीक है। क्या बोला हमने, क्या लॉजिक लगाया कि ये 70 के पास है और 76 420 बन जाएगा, 70 इंटू 6 420 बन जाएगा, इसके आसपास का नंबर बनेगा। और फिर हमने यूनिट डिजिट मैच किया, 9 के टेबल में 3 से एंड होने वाला डिजिट कब बनेगा, 9 7 63, तो सीधा 67 टाइम्स। अब डी उधर जाएगा, 67 इधर, तो डी की वैल्यू आ गई 2, डी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो क्या पूछा है आपको, अब आपको वो तीनों टर्म पूछा है तो कर लो, 69 माइनस 2 मतलब कि वो 3 टर्म्स क्या क्या है, 67 69 और 71, ठीक है। अब आप इनको जोड़ के देख लीजिए, इन दो को प्रोडक्ट करके देख लीजिए, आपको जो गिवन डेटा है वो मिल जाएगा। तीनों को ऐड करोगे तो आपको 207 मिल जाएगा, है ना, तीनों को ऐड करोगे 207 मिल जाएगा, इन दो को प्रोडक्ट करोगे 4623 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन भी अच्छा है क्या, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यहां पर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी वाला फंडा यूज कर लेना है। 3 एंगल्स मानो, अगेन वही a माइनस डी, ए प्लस डी, और तीनों का सम 180 होगा। देखो इस बार आपको सम ना देके भी आपसे सवाल पूछ लिया है ना, तो इसीलिए आप क्या यूज करेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और तीनों का सम ले लेंगे 180 के बराबर, तो वहां से आपका a मिल जाएगा,
है ना, वहां से आपका ए मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। ठीक है, फिर ग्रेटेस्ट, चलो कर ही दे रहा हूँ ऐसे ही, लेकिन प्रॉपरली नहीं करूंगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट, इज ट्वाइस द लीस्ट, इज ट्वाइस द लीस्ट, ये बन रहा है। तो ये 60 प्लस डी 120 माइनस 2d, तो 3d की वैल्यू हुई 60, डी की वैल्यू आ गई 20, डी की वैल्यू 20। तो हो गया, मिल गए हमें एंगल्स। क्या क्या है एंगल्स? 40 60 80, 40 60 80, फाइंड ऑल द एंगल्स 40 60 80, 40 60 80। ठीक है, चलो, इफ द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज दिस आर सेम। ठीक है, ये सब नहीं कर रहे हैं हम, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ दिस 12th टर्म, विच टर्म फर्स्ट नेगेटिव। देखिए एक ये एक अच्छा सवाल है, कौन सा पहला नेगेटिव टर्म बनता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पलार में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसलिए मैं एमसीक्यूज के भी आगे निकल आया हूँ। ठीक है, बताने। ठीक, ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है ये वीडियो। इस एक्सरसाइज के बाद भी है क्या कुछ? हाँ, ओके, अरे बहुत सारा है, चलो लेट्स सी कितना हो पाता है। तो कहाँ गया नेगेटिव? फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताने का तरीका क्या है? अगेन आप एक nth टर्म को जीरो मान लो। क्यों? क्योंकि देखिए कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो नेचुरल नंबर डिक्रीज होते 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 जीरो को क्रॉस करके ही तो नेगेटिव तरफ पहुंचेगा, है ना, जीरो को क्रॉस करके ही नेगेटिव तरफ पहुंचेगा। तो आप nth टर्म को ही जीरो मान लो, nth टर्म को जीरो मान लो और उससे n की वैल्यू निकालो। ऑब्वियसली अगर जीरो उसका टर्म नहीं है तो n आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, कुछ डेसिमल में मिलेगा। तो बस उसका नियरेस्ट नेक्स्ट जो n होगा नेचुरल नंबर, वही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 53 48 53 48 43 फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है। ठीक है, क्या हम इस पे आके बता देते हैं। ठीक है, क्या था उसमें 53 48, क्या क्या था भाई, भूल गया मैं। 53 48 43, 53 48 43, 53 48 43, तो ये a हो गया, d हो गया क्या आपका माइनस का 5। चलिए, तो हमने बोला ए एन को मान लो जीरो, ए एन को मान लो जीरो, फॉर्मूला रख दो a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू जीरो। ए है आपका 53, एन आपको निकालना है, डी है आपका माइनस 5। ठीक है, ये हुआ 53। ठीक है, 53 को उधर भेज दो, 53 को ही उधर भेज देते हैं। ठीक है, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 53, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, एक कैंसिल, एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आई? क्या आई? ये 5। ये वो वाला डिवीजन याद आ गया मुझे, तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्यों बच्चे कैसे गलतियाँ करते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5 लिखेंगे, ये खत्म हो गया तो सीधा पॉइंट लगा देंगे, है ना, सीधा पॉइंट लगा के इसको 30 बना देते हैं, है ना। ये 3 आया, ये छोटा लगता है उनको तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं, 1.6 बोल देते हैं, 1.6 बोल देते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 लगता है और फिर पॉइंट लगता है, तो 5 6 तो 10.6 आएगा यहाँ, 10.6, और ये माइनस 1 अब उधर चला गया तो 11.6। तो आपका आंसर क्या होगा? 12, कि ये होगा पहला नेगेटिव टर्म देने वाला। ठीक है, चेक करके बता दूं आपको, दोनों बता देता हूं, A12 और A11। A11 देखिए पॉजिटिव आएगा और A12 आएगा आपका नेगेटिव, और 12 के आगे जितना A13 14 15 सब कुछ नेगेटिव आएंगे। कर ले, A11 बता दूं, A11 क्या होगा? A प्लस 10D, A प्लस 10D। A कितना है? A है 53, 10D 10 इंटू 5 माइनस 5 माइनस 50, 53 माइनस 5, 53 माइनस 5, 53 माइनस 53 माइनस 53 आया पॉजिटिव। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ फिर से A प्लस 11D, तो 53 माइनस में 55 आया, पहला नेगेटिव टर्म आ गया, पहला नेगेटिव टर्म। यही पूछा था आपको, ये कि n के किस वैल्यू के लिए आपका पहला नेगेटिव टर्म आएगा, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो 12th टर्म। ठीक है, 12th टर्म। यहाँ पे एक और चीज भी सीखने वाली ये है कि विच टर्म पूछा है ना, तो 12th टर्म, और उस 12th टर्म की वैल्यू आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अब 18th देखिए, 18th भी अच्छा सवाल, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स
लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। देखो कितना अच्छा सवाल है ना। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। कोई नंबर 4 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 3 आ जाए, क्या इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? क्या इसका मतलब समझ पा रहे हैं? कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 आएगा? कैसे नंबर्स होंगे वो? क्या वो 7 के मल्टीपल होंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। आप सीधा सोचिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 होता है रिमाइंडर, तो 10 के ऊपर पहला आ गया 11। पहला नंबर क्या हुआ? पहला नंबर हुआ 11। पहला नंबर हुआ 11। 11 फिर उधर भी 3 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड कर दीजिए। 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 3 कम कर दीजिए, 297 ले लीजिए, क्योंकि वो तो पूरा ही डिवाइड हो जा रहा है ना, पूरा ही डिवाइड हो जा रहा है, पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो 3 कम करें कि चेक कर लेता हूँ। 4 7 ज़ा 28 20, हाँ ये तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो उससे एक कम करना है, सॉरी एक कम करेंगे ना, एक नंबर कम कर दीजिए, तो इट विल बी 299। 299। इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? बस इनके बीच में कितने नंबर्स हैं विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। तो इनके बीच में सबका गैप हमको क्या लेना है? 4 4 का ही लेना पड़ेगा, 4 4 का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका रिमाइंडर 3 आएगा। जैसे 11 के बाद अगला 4 का गैप क्या होगा? 15। अगला 4 का गैप क्या होगा? 15, फिर 19 एंड सो ऑन, है ना। देख लीजिए ऐसे नंबर्स को जब 4 से डिवाइड करोगे, देखो 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 3 आया रिमाइंडर। 19 से करोगे तो 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 3 आया रिमाइंडर, वैसा। ठीक है, तो ये आपका बन गया एपी। यहां से आपको एन निकालना है। एल का फॉर्मूला लगाइएगा। डी आपका दिख रहा है कि D4 है, D4 है, ये ए है, D4 है, ये एल है। आप nth टर्म या एल का फॉर्मूला लगाइए और एन निकाल लीजिए। ओके, चलो और अच्छे सवाल देखे जाएं, और अच्छे सवाल कुछ हैं, बिल्कुल होंगे। एक 24th भी बता देता हूँ। अगर आपको एस एन दिया है तो सीधा एपी, वैसे तो ये मैं बता ही चुका हूँ, है ना। एन के जगह 1 डालेंगे तो S1, और S1 ही A1 होता है। एन के जगह 2 डालेंगे तो S2 निकलेगा। S2 क्या होता है? A1 प्लस A2। S2 और S1 को माइनस करके A2 निकल जाएगा, तो ये तो हो ही जाएगा। मैं करा चुका हूँ ये, है ना, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इस टाइप का करा चुका हूँ का मतलब है इस टाइप का। ठीक है, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूरा करा नहीं रहा हूँ, वर्डिंग समझा रहा हूँ आपको। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9। एज वेल एज का मतलब है कि 2 और 9 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 और 9 दोनों का होना चाहिए, मतलब उनके उनके एलसीएम का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 18, है ना। तो 18 से शुरू होते हुए 18 के सारे मल्टीपल कितने? 7 मल्टीपल्स। ठीक है, उनका क्या कर लीजिए आप, सम निकाल दीजिए, ये होगा इसका। और ये दो आप देख लीजिएगा, इजी है। देखिए फिर से, हाँ 4 आ गया, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, देखिए वही लिया है, A-3D, A-D, A+D, A+3D। ठीक है, यही हमने आपको बताया है, 4 टर्म्स के लिए ये करना है। इसमें आया क्या क्वाड्रेटिक? नहीं आया ना, सॉल्व हो गया बिना क्वाड्रेटिक के। ठीक है, यहाँ आएगा क्या? देखिए ये एक अच्छा सवाल है, और इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन मत देखिए, सिर्फ इतना देखिए, जब ऐसा करके सॉल्व लिख देता है तो बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि ये एपी का सवाल होगा, है ना। आपको क्या दे दिया, बस ऐसा ऐसा करके प्लस करके एक्स लिख दिया है, इक्वल टू 287 लिख दिया है, समझ में ही ना आए सॉल्व मतलब क्या, ये क्या चीज दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ, क्योंकि उसी में एक्स बोलता है, एक ही चीज निकालनी होती है। तो अच्छा सवाल है ये। आपको बस थोड़ा सा ठहर कर उस समय ये सोचना होता है कि अरे ये तो कॉमन डिफरेंस जैसा दिख रहा है, 3 3 का गैप दिख रहा है, मतलब ये क्या है? दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू क्या है? 287, जहां पर ये क्या है? ये एल है ना। ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये एल हो गया, है ना, फर्स्ट टर्म और एल हो गया। बस यहां से आप क्या कर लीजिए, यहां से सॉल्व कर लीजिए और एल निकाल लीजिए। ठीक है, ओके। बता दूं क्या? इस सॉल्यूशन को मत देखिए, मैं ही बता देता हूं। ठीक है,
ये हमारा ए है, ये हमारा एल है और डी हमारा 3 है। ठीक है, तो एन आपके पास फिलहाल है नहीं, एन आपके पास नहीं है, तो आप सबसे पहले एन ही निकालिए। एन कैसे निकाल सकते हैं? एल के फॉर्मूले से। एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एल के जगह लिखा एक्स, ए के जगह लिखा 1, एन हमें पता नहीं है, डी है हमारा 3। तो ये क्या हुआ? एक्स माइनस, ओपन कर लिया जाए इसे, एक्स 1 प्लस 3 n माइनस 3। ठीक है, तो 1 माइनस 3 इज -2, -2 उधर चला जाएगा तो -2 इधर आ जाएगा तो +2। तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3n। तो n की वैल्यू क्या आ गई? x प्लस 2 बाय 3। n की वैल्यू क्या आ गई? x प्लस 2 बाय 3, x प्लस 2 बाय 3। ठीक है ये आपका n आ गया। बस अब कुछ नहीं, पुट कर दो। एस एन आपको दिया हुआ है 287, एस एन आपको दिया हुआ है 287। एस एन का फॉर्मूला अब आप लगा दो। क्या होता है एस एन का फॉर्मूला? n/2 2a वाला होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे a और l दिख रहा है तो मैं a प्लस एल लगाऊंगा, है ना, है कि नहीं? ठीक है, चलो ये 2 को भेज दो पहले ही इधर, और n के जगह ये वैल्यू रख लो, x प्लस 2 बाय 3, यहाँ आया 1 प्लस एक्स, ये डबल हुआ, कितना होगा ये? 574 होगा। अब 3 को भी भेज दो, यहाँ 3 को भी भेज दो, ये दोनों हो गए 2 ब्रैकेट, x प्लस 2 x प्लस 1, ये इधर भेज दो। 574 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 22, 5 3 ज़ा 15, 16, 17। ठीक है, ये आपका क्या है? फिलहाल ऐसा बन गया। अब जब ये सॉल्व करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करोगे तब आपको x की वैल्यू मिलेगी, और सॉल्व का मतलब है x ही निकालना है। लेकिन समझने वाला बात ये था कि ये सवाल एपी में आ गया है ना, एपी का सवाल है। ठीक है, एपी के थ्रू ही शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसके आगे आप सॉल्व कीजिएगा क्वाड्रेटिक करने के बाद। ठीक है, ओके चलिए ये देखिए, ये हैं अच्छे सवाल। फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 and 5 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5। ठीक है, मतलब कि सीधा मल्टीपल ऑफ 10 देखना है ना। 10 से शुरू होगा, ए आपका 10 होगा, और इधर बिटवीन बोला है तो उससे पहला एक 490, 10 से 490, 10 से 490। ठीक है, सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500। देखिए दोनों में फर्क क्या है? बिटवीन, बिटवीन का मतलब ये दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, फ्रॉम का मतलब ये दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर 5 से लेकर 10 से लेकर 500 तक, 10 से लेकर 500 तक। फिर सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। 2 और 5 एंड 2 एज वेल एज 5 में फर्क है। एज वेल एज का मतलब साथ में, तब एलसीएम लेते हैं। 2 और 5 बोला है, इसका मतलब 2 के भी सारे मल्टीपल और 5 के भी सारे मल्टीपल। लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है, ये बहुत एक अच्छा सवाल है। 2 और 5, 1 से क्या बोला है? फ्रॉम 1 to 500 बोला है इसमें भी। सम निकालो, है ना, मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 फ्रॉम 1 to 500, 1 से लेके 500 तक। तो देखो क्या करना होता है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है ये अच्छा क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि आपको इसमें सारे 2 के मल्टीपल्स, सारे 2 के मल्टीपल्स, सम ऑफ टूज ऐसा लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसके मल्टीपल्स प्लस सम ऑफ 5 के मल्टीपल्स, ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ नंबर तो ऐसे भी होंगे ना जो 5 और 2 दोनों के में आते हैं, मतलब 10, वो इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस में सम ऑफ टेंस। ये अच्छा सवाल है बहुत। चलो बता दूं, चलिए 1 से लेके 500 तक, 2 से 2 के मल्टीपल कितने होंगे? कितने होंगे? 250 नंबर्स होंगे, है ना, 250 नंबर्स होंगे ना, क्योंकि इवन नंबर है ना, जस्ट आधा होगा। तो 250 बाय 2, 2a 4 प्लस 249 इंटू 2, ये हुआ आपका सम ऑफ टूज। दूसरे पे आते हैं, सम ऑफ फाइव्स। तो 5 के मल्टीपल कितने होंगे? 5 के मल्टीपल कितने होंगे? 100 होंगे, 100 नंबर्स होंगे ना, है ना, 100 नंबर्स होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आ गया 100/2, ठीक है, 10 प्लस 99 इंटू 5, ये हो गया, ठीक है, ओके। लास्ट यहाँ पर 10 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, 10 10 20 30 40 ऐसा ऐसा, मतलब 50 होंगे, है ना, टोटल 50, 50/2, देन 20 प्लस 49 टू 10, ठीक है। ये है आपका इस सवाल का जवाब, ठीक है, ये है आपका इस सवाल का जवाब, ठीक है। अरे, है ना, ये इस सवाल का जवाब है, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ओके। 125, ये कितना हो गया, 500 में से 2 चला जाएगा, 498, 498 प्लस 4, 498 प्लस 4, 502, ठीक है, ओके, 502। ये कितना आ रहा है इधर, 50, 99 इंटू 5 कितना होगा भाई, 99 इंटू 5, 99 इंटू 5, 500 में से 5 हटा दो तो 495, ये हो गया 505, ठीक है, 505। ये कितना हो गया 25, 490 और 20, 510, ठीक है। ये अब आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये अब आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा है ये सवाल, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे इसमें देखें और कौन सा सवाल है, अच्छा। हम्म फिफ्थ वाले का भी सेकंड, सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन का मतलब याद रखिएगा, बिटवीन और फ्रॉम में फर्क है ना, बिटवीन मतलब उनको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, डिविजिबल बाय 9 मतलब वही 9 के मल्टीपल्स लेने, 100 से 200 के बीच में। नॉट डिविजिबल बाय 9 का मतलब 101 से 199 तक सारे नंबर्स का सम, उसमें से जितने डिविजिबल बाय 9 है उनको माइनस कर दो, उनको माइनस कर दो, है ना, ओके। तो ये अगेन एक अच्छा सवाल है। सिक्स्थ भी एक सवाल है, इजी है, बच्चे बस घबरा जाते हैं। रेशियो के फॉर्म में दिया है, A11/A18 2:3 है, ठीक है। A5/A21 बोला है, निकालो, एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ S5/S21, ठीक है, इजी है, ठीक है, कर लेंगे। ये देखिए ये आ गया, ये सवाल आता है, ये सवाल, और ये वही है, ठीक है। A L D आपको दिख रहा है 3 है ना, D कितना है 3 है, ठीक है। ये आपका SN है, ठीक है, ओके। चलिए ये लास्ट है क्या, हाँ बिल्कुल ये लास्ट है, तो मैं आपको ये दोनों दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 9 और 10 दोनों बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, क्या करें, बता दें क्या। चलिए पहले मैं ये वाला बता देता हूँ। जसपाल सिंह रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ, इतना टोटल लोन ऑफ 1,18,000 पेइंग एवरी मंथ, तो ये क्या हो गया उसका टोटल, SN है ये, है ना, बाय पेइंग इतना एवरी मंथ स्टार्टिंग फर्स्ट, तो पहला इंस्टॉलमेंट ये A हो गया, वो D हो गया, ठीक है। तो 830 पूछा है, तो ये इजी है ना, 8 यहां तक तो इजी है। व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो A30 के बाद आप क्या बोलेंगे, S30 निकालेंगे, क्योंकि S30 वो बताएगा ना कि अब तक कितना पैसा दे दिया है, अब तक कितना पैसा दे दिया है, उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं क्लिक किया तो मैं चलो एकदम फटाक से बताता हूं, ठीक है। A30 मतलब A प्लस 29D, A प्लस 29D, A कितना है 1000, 29D मतलब 2900, है ना, 29D 2900, ठीक है, एवरी मंथ, है ना, पेड बाय हिम द 30th इंस्टॉलमेंट, तो ये 30th इंस्टॉलमेंट है, कितना आ गया 3900, ठीक है। 3900 क्या है उसका 30th इंस्टॉलमेंट है, 30th इंस्टॉलमेंट है, लेकिन 30 इंस्टॉलमेंट होते होते उसने कितना पैसा दे दिया है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा S30 से, लेकिन मैं सीधा S30 नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पूछा है बचा कितना पैसा है, तो मैं टोटल में से S30 माइनस करके आंसर बताऊंगा। 118,000 माइनस S30, तो कितना 30/2, 15, 2A 2000, n-1 29D मतलब वही 29D 2900, तो 2900 2000, 4900 इंटू 15, 4900 इंटू 15, 4900 इंटू 15 कर लो भैया, 49 इंटू 15 कर देते हैं, 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 24, ये आ गया, और ये 49,
इधर 5, इधर 3, इधर 7, 73500। ठीक है, तो हमें क्या करना है फाइनली, इनका डिफरेंस चाहिए। 73500, 0005, 7 में से 3 गया तो 4, 11 में से 7 गया 4। इतना पैसा अभी भी देना बाकी है। हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट? 44,500। ठीक है, बेचारे को अभी भी, जसपाल जी को इतना लोन और देना है। अब आते हैं द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एपी। ठीक है, जिसके आने के चांसेस कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको हम प्रॉपरली स्लाइड पे करेंगे, पहले पढ़ लो। Students of a school decided to beautify the school on the annual day by fixing colorful flags on a straight passage of the school. They have 27 flags to be fixed at intervals of 2 meter. The flags are, अरे नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैंने सोचा। Flags are to be fixed at intervals of every 2 meter. The flags are stored at the position of the middlemost flag. रुचि नहीं, वही है ऐसा लग रहा है। रुचि was given the responsibility of placing the flags. रुचि kept her books where the flags were stored, मतलब कि मिडिल में, है ना, मिडिल पे उसने अपने सारे बुक्स रखे। रुचि she could carry only one flag at a time. How much distance did she cover in completing this job and returning back to collect her books? What is the maximum distance she traveled carrying a flag? दो चीजें पूछ दी क्या, हाउ मच डिस्टेंस पूछा एंड व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। एक फ्लैग को लेकर जाने में सबसे मैक्सिमम कितना ही चली होगी वो, सबसे मैक्सिमम, ये तो पहले बता सकते हैं, है ना, ये तो सबसे पहले बता सकते हो आप। 27 फ्लैग है, तो बीचों बीच कौन सा फ्लैग होगा, बीचों बीच कौन सा फ्लैग होगा, 14th फ्लैग होगा बीचों बीच। इसका फिगर मैं यहीं बता देता हूं, ये एक फ्लैग है ना, फ्लैग बना दूं, ये एक फ्लैग, ये एक फ्लैग, है ना, ऐसा करते 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 यहाँ बीचों बीच में 14th फ्लैग होगा। ठीक है, और इधर फिर एक फ्लैग होगा, है ना। हर एक के में गैप कितना कितना है, 2 मीटर का, है ना, 2 मीटर का। ठीक है, दिस इज 14। तो अब आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 बोलते हैं जब आप, 1 2 3 4, तो गैप कितने होते हैं, 1 2 3, है ना। तो जब ये 14 है, 14th फ्लैग, है ना, ये 14 फ्लैग है, तो गैप कितने होंगे, 13, 13 इंटू 2, 26 मीटर। पहला मतलब ये वाला आंसर है 26 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस उसको कितना चलना पड़ा, 26 मीटर। ठीक है, 26 मीटर। अब आते हैं जो मेन बात पे, कि रुचि ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो सारे फ्लैग देखिए कहां है, सारे फ्लैग हैं मिडिल मोस्ट फ्लैग पर। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग, वहां पे सारे फ्लैग्स हैं। अब रुचि को क्या करना है, सेंटर पे है वो, यहां से एक वापस आओ, फिर जाओ दूसरा वापस आओ, फिर जाओ तीसरा वापस आओ, फिर पूरा एंड तक जाना है ना। फिर आए सेंटर पे, फिर सेम काम इधर के लिए करना है। क्लियर, सेम काम इधर के लिए करना है। ओके, ऐसे गए वापस आए, गए वापस आए, गए वापस आए, लास्ट में गए। वापस आएंगे क्या, नहीं आएंगे, है ना। ये वाला बात भी ध्यान रखना है आपको, कि लास्ट में जब गए और फ्लैग लगा दिया तो वापस थोड़ी आना है, आना है क्या है। शी कुड कैरी वन फ्लैग, हाउ मच डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग रिटर्निंग बैक टू कलेक्टर बुक्स। अच्छा, आना पड़ेगा, हाँ भाई आना पड़ेगा, है ना, बुक लेने भी तो आना है। ठीक है, बुक लेने भी आना है। ठीक है, तो शुरू करें, शुरू करें। ठीक है, सेंटर से वो शुरू करेगी, गए वापस आए, गए वापस आए, गए वापस आए, गए वापस आए, फिर इधर भी वही काम करना है ना। ओके तो वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग्स ऑन द स्ट्रेट पैसेज ऑफ स्कूल। दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट द इंटरवल्स ऑफ एवरी 2 मीटर। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। रुचि was given the responsibility of placing the flags. Ruchi kept her books where the flags were stored. She could carry only one flag at a time. How much distance did she cover in completing this job and returning back to collect her books? Collect her books. ठीक है, क्योंकि आप सेंटर से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन और अच्छा तब बनता जब आपको ये बोला जाता कि रुचि को पूरा अपना बुक लेके फ्लैग तक जाना है, सेंटर मोस्ट तक, फिर वहां पर अपना बुक छोड़कर काम करना शुरू करना है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आर डी शर्मा में है। ठीक है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आर डी शर्मा में। यहां पर ना आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया है। यहां पे ये बोला गया है कि सारे फ्लैग्स ना मिडिल मोस्ट पे हैं और रुचि वहीं से शुरू कर रही है। ठीक है, रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वेयर स्टोर्ड, है ना, वहां से ही शुरू कर रही। ठीक है, कोई एक एंड से अगर शुरू करती तो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बन जाता। अब इंटरेस्टिंग उतना है नहीं। ठीक है, यहां से वो काम कर रही है और टोटल इधर 13 मिलेंगे, इधर 13 मिलेंगे और बीच में 27 है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं, S13 निकालना है, इंटू 2 करना है। S13 निकालना है, इंटू 2 करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा हाइप कर दिया।
ठीक है, हमें S13 निकालना है और एंड में इंटू 2 कर देना है, यही है उसका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ओके, S13, तो S13 के लिए क्या लिखेंगे, 13/2, 2a। अब ध्यान से सोचिए, a किसको बोलेंगे, 2 मीटर वो जाती है फिर आती भी तो है, फ्लैग लगाने वापस, है ना, यहां से फ्लैग उठाया जाके लगाया फिर वापस आए, तो टोटल कितना हो गया, 4 मीटर। अगला आप जाएंगे 4 मीटर और फिर 4 मीटर आएंगे भी तो 8 मीटर, है ना। तो आप समझ रहे हैं, a हो गया 4, तो 4 2 जा 8 प्लस n-1, तो 13-1 12। d कितना है, d 4 का है ना, 4 का है ना, जब a 4 है और अगला 8 है तो दोनों का डिफरेंस 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। इधर 2 2 कैंसिल, ये हुआ 13, 12 4 जा 48 प्लस 8, ठीक है, ये कितना हो गया 56 इंटू 13, ये कर लीजिए 56 और 13, 6 3 जा 18, 15 16 56, ठीक है, 728 मीटर्स, 728 मीटर्स टोटल डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया। दैट्स इट बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है खत्म, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल हमने देखे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने चाहिए, अगर किया हो तो बिल्कुल आप थम्स अप कीजिएगा, है ना, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हैं, है ना, कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा, है ना, जिनको इसकी जरूरत हो उनके साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक सजेशन देके यहाँ खत्म करना चाहूंगा, ठीक है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज्यादा बनाइए, ठीक है। इसको देखने के बाद रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आप अगर उठाते हैं तो वो आपसे बनना चाहिए, और वो बन रहा है मतलब अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। देखिए, हमने एक ऑर्डर मेंटेन ही इसलिए किया है कि जैसे जैसे आप ये चैप्टर करते जा रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाए, तब तो जाके हम डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स तक पहुंचेंगे, ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए प्रैक मैथ, थैंक यू।